अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूँ इशाल अदनान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आगाज़ में ही आपको बताते हैं कि कल के होने वाले मार्के के हवाले से जिसमें कामिला हैरिस ने शिकस्त को बड़ी खुशदिली से तस्लीम कर लिया है और ट्रंप कार्ड अमेरिका में चल गया है। अगर कहा जाए कि अमेरिका रेड हो चुका है तो गलत नहीं होगा। एक तारीख रकम की है डोनाल्ड ट्रंप ने और दूसरी बार सदर मुंतखब हो गए हैं। इस पर बात करेंगे कि उसके असरात क्या होंगे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के ऊपर और ओवरऑल दुनिया के ऊपर भी, क्योंकि सुपर पावर है तो उसके असरात तो बहरहाल मुरतब होंगे ही। इसके अलावा बात होगी स्मॉग की। स्मॉग के वार नाज़रीन तेज़ से तेज़ तर होते जा रहे हैं। अभी तक बारिश के भी कोई इम्कानात नहीं है और जो कोशिशें हो रही हैं पंजाब हुकूमत की वो भी कारगर साबित नहीं हो रही थी। भारतीय पंजाब के साथ डिप्लोमेसी की बात हो रही थी, उसमें भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई और फिर प्राइमरी के बाद बिलाखिर हायर सेकेंडरी स्कूल्स भी बंद करवा दिए गए हैं। तो स्मॉग का तदारुक कैसे हो सकता है, इसके नुकसानात कितने हो रहे हैं, इस पर भी गौर करेंगे। और इसके साथ ही साथ शाहीन कैंगरूज पर झपटने को तैयार हैं। कैंगरूज भी कर सकते हैं वार। देखना यह है कि कौन सी टीम जमकर खेलती है और मुस्तकिल मिजाजी के साथ खेलती है। बहरहाल शाहीन इस वक्त बिल्कुल मार्के के लिए तैयार हैं। यहाँ और कुछ तब्दीलियों की बात हो रही है, क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे और फिर बात करेंगे कि महंगे स्कूल्स के बाद भी आखिर हमारे बच्चों को ट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है, वो क्या वजूहात हैं और किस तरह से इस पर काबू पाया जा सकता है, किस तरह से बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाया जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और आज आपकी मुलाकात करवाएंगे लाहौर की महविश, जो कि बहनों का हीरो है। लाहौर की महविश जिसका हुलिया ही लड़कों वाला नहीं है बल्कि किरदार भी घर के जिम्मेदार मर्द जैसा है। तो कितनी जिम्मेदारियां उठा रखी हैं महविश ने, किस तरह से अपने आप को टॉम बॉय बना रखा है और क्या वो इससे मुतमईन भी हैं, ये सब कुछ आज के प्रोग्राम में शामिल होगा। लेकिन आगाज़ कर लेते हैं सुपर पावर के सुपर मार्का जिसमें ट्रंप ने मैदान मारा है और जो सर्वेस थे, जो कयासराइयाँ थीं, उसके बिल्कुल बरक्स। एक तरह से अगर कहा जाए कि सेनेट में, ऐवान नुमाइंदगान में और सदारती इलेक्शन में क्लीन स्वीप कर दिया है तो ये भी शायद गलत नहीं होगा। और अगर हम बात करें कामिला हैरिस की तो ये एक बहुत बड़ी बात है जब कोई हारने वाला बड़ी दिल के साथ, फ्राकदालाना दिल के साथ वो उस चीज़ को, उस हार को कबूल करता है, एक्सेप्ट करता है। तो ये भी एक बड़ी बात है। हम कामिला हैरिस के इस बड़ेपन को भी तस्लीम करते हैं, जिस तरह से वो सामने आकर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुज़ाहरा किया जाना ये अच्छा है कि दूसरे की जीत। क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप हार जाते तो एहतजाज की सी कैफियत होती और अमेरिका में सूरत हाल मुख्तलिफ होती। लेकिन जिस तरह से कामिला हैरिस ने इस चीज को कबूल किया, हर कोई इतनी हिम्मत और ताकत नहीं रखता। हम अपने पाकिस्तान में देख लें अगर तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। हारने वाली टीम इल्जामात की बुछाड़ कर देती है। तो हम यहाँ पर क्या कहा था ट्रंप ने, क्या कामिला हैरिस की जानिब से कहा गया, हम पहले वो सुनवाते हैं। अच्छा, ट्रंप के दावे तो बहुत बड़े बड़े हैं। अब देखना यह है कि ये दावे कितने पूरे होते हैं और कितने जो है वो अधूरे रह जाते हैं। हमारे साथ हामिद खान अल मशरकी साहब मौजूद हैं, माहिर आलमी अमूर। वेलकम टू शो कहेंगे हामिद साहब आपको। हामिद साहब, आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप डेमोक्रेट का दौर तो ख़त्म हो गया, अब रिपब्लिकन आ चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने सदारत जो है वो हासिल कर ली है, क्या समझ रहे हैं आप आलमी मंजरनामे में क्या तब्दीली हो सकती है अब? बिल्कुल जी, बहुत सारी तब्दीलियां आने की तवक्को है आलमी मंजरनामे पे। सबसे अहम बात तो ये है कि आपने देखा होगा कि हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्रैश कर गई, क्योंकि उसकी एक वजह ये थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप का जो चाइना के बारे में रवैया है कि जिसके अंदर वो कहते हैं कि हम टैक्सेस लगाएंगे और चाइना की जो फ्री ट्रेड है उसकी एक्सेस के अंदर उसको कमी करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही जो ये कहा कि वो हर सूरत जंग खत्म करेंगे और वो किसी और मजीद जंग में अमेरिका को नहीं धकेलेंगे। मेरा ख्याल है ये हम सब के लिए बड़ी उम्मीद है और हम सब के लिए इसके अंदर दुनिया को पुरअमन बनाने के लिए बहुत अहम किरदार होगा। लेकिन वहीं पर देखना ये होगा कि ये इसराइल के हवाले से क्या पॉलिसी अपनाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों किसी भी हालत में यहूदी लॉबी का जो वोट है उसको रिस्क पे नहीं डालना चाहते, ना ही यहूदी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनको उनकी हमायत से महरूम होना चाहते हैं। लेकिन वहीं पर दुनिया ने देखा कि किस बर्बरियत से इसराइल ने इतने हजारों फलस्तीनियों को शहीद किया है और दूसरी जानिब
यूक्रेन की वॉर है, मेरा ख्याल है यूरोप को उसमें बहुत परेशानी होगी कि अगर अमेरिका पीछे हटता है तो खाली यूरोप लेकिन जो वादे उन्होंने किए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, हमें साहब, वो उन्हें पूरा करने की बात भी कर चुके हैं अपनी विक्ट्री स्पीच में भी। आप दोनों में से वैसे किसको बेहतर कैंडिडेट तस्वुर करते थे अमेरिकी सदर के तौर पे, और ख़ास तौर पे जिस तरह से वो वादे कर रहे हैं, आपको लगता है कि उस पर अमल दरामद अब किया भी जाएगा उनकी तरफ से? जुनेद, आपको पता है मैं बहुत अरसे से डोनाल्ड ट्रंप को बेहतर समझता हूँ, दुनिया के लिए भी और खुसूसन अमेरिका के लिए भी। 3 हफ्ते पहले यूनाइटेड नेशन में था, जनरल असेंबली में था, मैंने एक चीज़ महसूस की और वो ये कि अमेरिकन खुद महंगाई से, इन्फ्लेशन से और बहुत सारी चीज़ों से बहुत ज्यादा तंग थे। और दूसरी बात यह है कि ट्रंप का ये बयानिया जो वो दुनिया को मजीद जंगों में नहीं धकेलना चाहते, ये बहुत अहमियत रखता है। और मेरा ख्याल ये है कि अमेरिकन पब्लिक भी ये चाहती है, और टू बी ऑनेस्ट मेरा तो बड़ी प्रेडिक्शन थी कि ट्रंप जीत जाएंगे। इवन जब कमला हैरिस के बारे में सर्वे जो है वो 63% तक चले गए थे जब जो बाइडेन ने एकदम से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। लेकिन मेरा ख्याल ये था कि ट्रंप ने बहुत ज्यादा होमवर्क किया हुआ था, और उस होमवर्क का नतीजा है कि उन्होंने दोबारा से वो सारी पॉपुलैरिटी गेन की, स्पेशली इन स्विंग स्टेट्स। या फिर सर ये भी कह सकते हैं कि बड़े-बड़े दावे थे, कैरोलिना को ही गेन करना, वो होमवर्क था या फिर बड़े-बड़े दावे थे जो भी आपको पता है इलेक्शंस के लिए जब उम्मीदवार खड़े होते हैं तो वो बड़े-बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन उनको पूरा कितना किया जाता है, क्योंकि ये तनकीद भी की जाती है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर के वो जो बातें करते हैं, जो दावे करते हैं, वो पूरे नहीं करते हैं, उस पर पूरा नहीं उतरते हैं। अभी जो वादे वईद उनकी जानिब से किए गए हैं, और फिर उसको लेके पाकिस्तान की जानिब से जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ये तासुर चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान की सियासत में बहुत बेहतरी आएगी। क्या समझते हैं कोई बेहतरी आएगी और वो वादे वईद वो भी पूरे हो पाएंगे? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान में सियासत से बेहतरी से अगर आपकी मुराद ये है कि कोई कॉल आ जाएगी और किसी की रिहाई की बात होगी, तो मैं नहीं समझता कि डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्टली इस तरह की कोई मुदाखलत करेंगे। हाँ, बेहतरीन बात ये होती है कि पाकिस्तान में जमहूरियत को सपोर्ट किया जाए, जमहूरी इदारों को चलने दिया जाए, और बहसीत रिपब्लिकन, ये हमेशा से रिपब्लिकन का किरदार रहा है कि उन्होंने उस तरह से डिक्टेटरशिप को कभी भी सपोर्ट नहीं किया, वो डेमोक्रेसी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान के साथ मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप के ज्यादा बेहतर ताल्लुकात होंगे बनिस्बत जो बाइडेन की सर्द महरी की निस्बत। जो बाइडेन वाज नेवर फ्रेंडली विद पाकिस्तान, वो अफगानिस्तान से निकल के वो फौजियों के तर्ज अंदाज से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखे हुए थे के काम, और उस हवाले से मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बेहतर डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखेंगे पाकिस्तान के साथ। अच्छा, गजा के मामले पर हमने देखा कि नेतन्याहू पर किसी की भी जो कोशिश है वो सरअंदाज नहीं हो सकी। यूनाइटेड नेशन हो, मुस्लिम दुनिया हो, या खुद अमेरिका ने भी बातों की हद तक तो कोशिश की है कि जंगबंदी को रोका जाए। आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के गैर रिवायती सियासतदान हैं, उनके कहे का असर होगा, क्योंकि उनकी जो एक सिंपथीज हैं जिस लॉबीज के साथ, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है? नहीं जुनेद, मैं थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ करूंगा। बिल्कुल, अमेरिका अगर चाहता तो वो हर हालत में सीज फायर करवा सकता था, इवन जब भी चाहता। लेकिन अमेरिका ने वो जो है वो दुनिया को कुछ और दिखाया, और दरअसल इसराइल की ना सिर्फ पुष्ट पनाही की, हमायत की, बल्कि 2 करारदादें जो आई जनरल असेंबली में वो वीटो की गई फलस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ। तो मैं ये समझता हूँ कि इसराइल को रोकने की अगर कोई इमीडिएट पावर रखता था तो वो यूनाइटेड स्टेट्स था, और जो बाइडेन ने इस मामले में क्रिमिनल नेग्लिजेंस की है और इसका जो है उनको खमियाजा भुगतना पड़ा है। बहरहाल मुसलमान वोट के साथ साथ वो जो दुनिया में हमदर्दी रखते हैं, उम्मीदें हमें साहब बहुत सी हैं। जिस तरह से यहाँ पे पीटीआई के दोस्तों को है, बांग्लादेश में के हामियों को है, इसी तरह से हमास ने भी कहा है कि उन्होंने कहा है कि बड़ा इम्तिहान होगा डोनाल्ड ट्रंप का जंगबंदी को यकीनी बनाना। तो इन सारी उम्मीदों पे, खुद अमरीकियों की उम्मीदों पे डोनाल्ड ट्रंप पूरे उतरते आपको दिखाई दे रहे हैं? चैलेंजेस तो बहुत हैं उनके लिए। देखिए, चैलेंजेस तो बहुत हैं जुनेद, चैलेंजेस तो बहुत हैं, और उनमें से अगर 50-60% भी पूरे कर दिए तो मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कामयाब सदर होंगे। मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप तारीख में अपना नाम लिखवा सकते हैं अगर वो फलस्तीन के 2 रियासती हल के ऊपर अमल दरामद करवा दें। ठीक है, बहसीत अमरीकी सदर 4 साल उनके पास होंगे, उनको बड़ा ताकत होगी। वो अगर ये काम कर जाएं तो उनका शायद नाम जो है वो हमेशा के लिए तारीख में लिखा जाए। तो हामिद खान साहब, जो अगर हम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस की बात कर लें तो आपको क्या लगता है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को सदारती कुर्सी संभालते ही कौन से चैलेंजेस होंगे, अंदरूनी भी और बैरूनी भी, जिनका सामना करना पड़ेगा और जो टफ टाइम दे सकते हैं?
जी, इशाल, सबसे बड़े जो 2 बैरूनी चैलेंजेज़ हैं ना, उसमें एक तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो उन्होंने यूक्रेन वॉर ख़त्म करने की बात की है, क्योंकि यूरोप और नेटो सारा पीछे आ जाएगा। दूसरा उनका लिए बड़ा चैलेंज ये है कि उन्होंने जो माहौलियाती आलूदगी के हवाले से है कि वो उसको इस तरह नहीं मानते हैं और देखते हैं कि जो WHO है उसके बारे में क्या उसका रिएक्शन रखती है, और इंटरनली उनको जो अफराते ज़र, जो इन्फ्लेशन और महंगाई का चैलेंज दरपेश है, अवाम में बेरोजगारी का चैलेंज दरपेश है, और उसके बाद उन्होंने खुद कहा कि अमेरिका में भी अब करप्शन बढ़ रही है। तो ये जो चैलेंजेस हैं इंटरनली, जो हम महंगाई ने हम इसको भूल रहे हैं। इमिग्रेंट्स के ऊपर उन्होंने बड़े वाजे बयान दिया है कि इमिग्रेंट्स जो हैं उनके लिए फिलफौर पॉलिसी लाई जाएगी और जो सरहदें हैं उनको बंद करना पड़ेगा। तो कौन कौन से लोग हैं जिनकी मुश्किलात, बहुत सारे ममालिक के लोग हैं ना यहाँ पर जो बसे में अमेरिका के अंदर। शायद उसके अंदर उनका बुनियादी एम्फेसाइज जो है वो गैर कानूनी तारकीन वतन पर है। उनका बुनियादी एम्फेसाइज उन लोगों पर है जो 10 से 15 लाख की तादाद में रोजाना अमेरिका के अंदर आते हैं, मैक्सिको बॉर्डर क्रॉस करके, और रोजाना शाम को वापस चले जाते हैं। उनका ख्याल ये है कि ये अमेरिकी इकोनॉमी को डैमेज करते हैं, जो स्पेनिश स्पीकिंग मैक्सिकन हैं, और उस हवाले से उनका जो स्टांस है वो मेरा ख्याल है कॉमन अमेरिकन उसको पसंद करेगा। और जो बाकी तारकीन वतन के हवाले से है तो बहरहाल मुश्किलात तो होंगी, लेकिन ये कि अगर लेकिन एक चीज़ है किया जाए हामिद खान साहब कि जितनी पावर के साथ वो आए हैं वो भी इन्होंने तारीख रकम की है। सेनेट हो, हाउस ऑफ कॉमन्स हो या फिर सदारती इलेक्शन हो, तीनों में उन्होंने मैदान मारा है, तो उनके पास पावर्स की तो कमी नहीं है इस बार। लेकिन आपको क्या लगता है जिस वक्त वो पावर में आने वाले हैं, सीट पे बैठने वाले हैं जनवरी में, पहले 2-3 जो उनके सिग्नेचर्स होंगे, सदारती ऑर्डर्स होंगे, वो किन मामलात से मुतल्लिक होंगे? उनका सबसे पहले सिग्नेचर होगा जो उन्होंने 2020 तक जो टैक्स रिफॉर्म्स की थी, जो अगले साल खत्म हो रही हैं, जिससे कहा गया कि बहुत ज्यादा जो बिलियनर्स हैं उनको फायदा पहुंचाया गया, एक तरह एमनेस्टी दी गई, वो उसको सबसे पहले कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वो खत्म हो रही है। दूसरा काम उनका ये होगा कि वो जो अबॉर्शन लॉ के हवाले से फौरी तौर पर फैसला करेंगे। तीसरा उनका जो काम नजर आ रहा है वो यही है कि मेरा ख्याल ये है कि सीज फायर हो चुका होगा जनवरी तक, और उसके बारे में वो आइंदा का लायहा अमल का ऐलान करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यूक्रेन जंग किस तरह रुकवाते हैं और ईरान के साथ उनके क्या ताल्लुकात बनते हैं, और गजा से मुतल्लिक भी कोई अच्छा फैसला हो, कम अज़ कम जो जेनोसाइड है, जो नस्ल कुशी है, उसका भी खात्मा मुमकिन हो सके। बहुत शुक्रिया। हामिद खान मशरकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और ट्रंप इस वक्त बनने वाले हैं वाइट हाउस के मकीन, और बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं। सिर्फ आनामे की अगर बात की जाए उसमें तो तब्दीलियाँ रुनुमा हो सकती हैं। अमरीकियों की बहुत सी जो तवक्कुआत हैं, क्योंकि एक भारी अक्सरियत के साथ उन्हें कामयाब करवाने का मकसद ये है कि उनके साथ उम्मीदें और तवक्कुआत बहुत सी वाबस्ता हो चुकी हैं, और ये कड़ा इम्तिहान होगा इस बार डोनाल्ड ट्रंप को। और देखना ये भी होगा इशाल कि वो इस बार अपनी गलतियों से क्या सीख के आते हैं। बहुत से उन्हें इल्ज़ामात और केसेस का भी तो सामना करना पड़ा है उन्हें, और इस बार वो गलतियों से सीखेंगे भी। लेकिन मुझे ये लगता है कि उनका जो जारहाना अंदाज है वो इस बार उन्हें कामयाब करवाने में भी, जिस तरह से उन्हें कामयाबी भी दिलवा गया है, और आगे भी आपकी उम्मीदों में भी चैलेंजेस में वो पूरे वो कर पाएंगे। की उम्मीदों में पूरा होता है। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। आपको बताएं कि शाहरुख खान ने 95 रोज से मन्नत के बाहर, जो कि घर है शाहरुख खान का, उसके बाहर खड़े मद्दाह से बिलाकर मुलाकात कर ली है। ट्रू फैन था लगता है। हाँ जी, 95 रोज शाहरुख खान 95 रोज तक वो खड़ा रहा है, और सालगिरह हर साल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाते हैं। और इस दिन जो सालगिरह का दिन होता है शाहरुख खान का, उस दिन रिहाइश का मन्नत के बाहर मद्दाहों की बड़ी तादाद मौजूद होती है, और जिसकी वजह से अदाकार जो बालकनी में आकर हाथ भी हिलाते हैं, आपने देखा होगा। बिल्कुल। और शाहरुख खान का जो रिहाइश है मन्नत, उसके बाद तो हज़ारों लोग जमा हो जाते हैं। इसी तरह सलमान खान हो तो एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। तामे इस साल अदाकार ने अपनी सालगिरह सिर्फ अपने दोस्तों और घर वालों के साथ ही मनाई है शाहरुख खान ने, लेकिन एक ऐसा फ़ैन था ख़ास जो कि 95 रोज़ से वहाँ पे मौजूद था और मद्दाह बालकनी के बाहर मौजूद होते हैं। इन मद्दाहों में से ये जो खुश नसीब है, जिसको अभी हमने आपको दिखाया भी था, इससे किंग खान ने मुलाकात की, और इस मद्दाह का नाम है शेर मोहम्मद, जिसका ताल्लुक रियासत झारखंड से है। और वो शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर 95 रोज से मुलाकात का मुंतजर था कि कब बड़े गर्म मौसम में 95 रोज तक आपका खड़ा रहना किसी के घर। अब ये पता नहीं कि वो खाना पीना भी नहीं करता था, कैंप लगाया हुआ था उसने। इस तरह के फैंस कम ही होते हैं, लेकिन जिस तरह के हीरो हैं शाहरुख खान था, जो कि 95 रोज तक इतनी शदीद गर्मी में कैंप भी आपने लगाया हो, तब भी आपको गर्मी की शिद्दत तो महसूस होती है। जी सैल्यूट करते हैं हम इस फैन को। शाहरुख खान ने थोड़ी देर कर दी है, अगर जल्दी कर लेते तो और भी बेहतर होता। लेकिन अब वो देखें ना, ये देखें, अब ये जो शॉट है इसके अंदर हजारों की तादाद में फैंस हैं, और अब
शायद मैसेज भी लेट पहुंचा हो, फिर बहुत सी शूटिंग्स होती हैं तो आउट ऑफ कंट्री भी होते हैं ये एक्ट्रेस। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बॉलीवुड के जो किंग हैं शाहरुख खान, उनके फैंस उनके लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं और शेर मोहम्मद भी उन्हीं में से एक थे। लेकिन खुशी की बात यह है कि मुलाकात हो गई है। अब हम कुछ बात करेंगे स्पोर्ट्स के ऊपर, जिस तरह से शाहीन कैंगरूज के ऊपर इस वक्त दबोचने के लिए उनको तैयार बैठे हैं। ब्रेक ले लेते हैं, फिर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। बात करते हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। बात हो जाए पाक ऑस्ट्रेलिया मैच की, और एक रोज़ा मैच कल खेला जाएगा। 3 मैचेस की ये सीरीज़ है जिसमें अभी तक एक मैच तो ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है। दूसरे मैच में तवक्को की जा रही है कुछ तब्दीलियां की जाएंगी, कुछ उम्मीद ये भी की जा रही है कि बेहतर हिकमत अमली के साथ प्लेइंग 11 मैदान में उतरेगी। लेकिन लोग और शायकीन पाकिस्तानी इस बात से खुश हैं कि कम अज़ कम लड़के जान मार के खेली है पाकिस्तानी टीम। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमाद सिद्दीकी साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। हमाद भाई, कुछ तब्दीलियों की हो रही है, क्या तब्दीलियां हो सकती हैं? एक दो क्या ऑप्शंस मौजूद हैं पाकिस्तान के पास? जी थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल तब्दीलियां हो सकती है। नसीम शाह अब हमने बहुत अरसे से देख रहे हैं, जब भी कोई मेगा इवेंट या सीरीज होती है तो मिडल ऑफ द सीरीज उनकी इंजरी हो जाती है। पहले तो उनकी फिटनेस के ऊपर, और जो फिटनेस की टीम है जो इनकी सारी चीजें देखती है, जो इनके फिटनेस टेस्ट पास करती है, उनके ऊपर सवालिया निशान कि T20 खेलते हैं 4 ओवर की क्रिकेट, जब इनको टेस्ट मैच या 50 ओवर्स खेलनी पड़ती है तो हमेशा ये अनफिट हो जाते हैं। खैर सीरीज पे आते हैं जनाब। पाकिस्तान में कहूंगा कि अनलकी एक तरह से, और टीम की सिलेक्शन की आपने बात की, 4 फास्ट बॉलर हमने खिलाए थे। अगर हम वहां पे जमान खान जैसा फास्ट बॉलर खिला, जमान खान जैसा फास्ट बॉलर, आमिर जमाल तो थे, उनको भी खिलाना चाहिए था, लेकिन जमान खान को खिलाने के लिए था कि जब हमने उनके 8 आउट कर लिए थे तब भी 40 रन रहते थे। तो जमान खान यॉर्कर करते हैं, हमारे इन बॉलर्स ने यॉर्कर नहीं किया। हमेशा से ट्रेडमार्क है पाकिस्तान का, वसीम वकार, शोएब अख्तर, आप जिसके भी नाम ले लें, अब्दुल रज़ाक, यॉर्कर करते थे जब टेल एंड आ जाते थे और वहां मैच हारा हुआ मैच जाते थे। तो वो एग्जीक्यूशन मुझे नजर नहीं आई। मैं बड़ा मायूस हुआ कि जब टेल एंड खड़ा हुआ 19 रन रहते थे, आखिरी विकेट थी, वहां पे ये कप्तानी का फॉल्ट समझते हैं? किसकी गलती थी ये मजीद मौका देना एक सेफ कंडीशन के अंदर? ये एक्सपेरिमेंट करने की पोजीशन में थे। देखिए कप्तान एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, आपको विकेट चाहिए, आप उस तभी मैच जीतेंगे ना। तो बॉलर के अपने स्किल्स कहाँ आ जाते हैं? बॉलर प्लान करके आउट होता है। ग्रेट वसीम अकरम 6 डिफरेंट बॉल करते थे एक ओवर में, तो हमारे बॉलर एक ही बॉल कर रहे हैं, लेंथ बॉल कर रहे हैं कि बैट्समैन गलत ही कर दे। तो भाई आप जाएं विकेट लेने के लिए, तब आप मैच जीतेंगे। आप इंतजार करते रहेंगे तो वो तो 19 रन उन्होंने कर लिया और वो मैच जीत गए। अब आपने इस मैच में टीम सिलेक्शन की बात की है कि टीम चेंज होनी चाहिए। सबसे पहले तो ओपनर्स के हवाले से, क्योंकि बहुत लंबा स्पैन हो गया इन दोनों ओपनर्स का। ऑन एंड ऑफ एक आध खेलना, लेकिन कंसिस्टेंसी ना होना, तो आपकी बाकी पूरी बैटिंग के ऊपर प्रेशर आ जाता है। इतनी जल्दी आपके आउट हो गए अब्दुल्ला शफी, और उनकी शॉट सिलेक्शन आप देखें। ओपनर को कहा जाता है टेक्निकली बहुत साउंड होता है, उसका बैट एंड पैड टुगेदर। साइम अय्यूब टाइम एंड अगेन या तो वो नो लुक शॉट, और या ये आपको सेकंड कवर ड्राइव जो खेलती है बैट और पैड के दरमियान गैप, और वहीं से लगता है वो दूसरी टीम आपके ऊपर वर्कआउट करके आई है, आपको वहां पे खिलाएगी और लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन, और वहीं पे आज लगा। और अब्दुल्ला शफीक की विकेट देखें कि आप अगर शॉर्ट पिच बॉल है, ना छोड़ रहे हैं ना खेल रहे हैं और फिर आउट हो जा रहे हैं, प्रेशर। लेकिन एक अच्छी साइन जो नजर आए वो बाबर फॉर्म में आना। हमारे भाई, हमने देखा कि हमारा तमाम तर इन्हसार जो है वो पहले मैच में भी बल्लेबाजों के ऊपर नहीं था बल्कि बाउलर्स के ऊपर था। अगर हमने सिर्फ बॉलर्स के ऊपर इन्हसार करना है तो फिर बैटिंग हमारी बिल्कुल ऐसे ही कमज़ोर जाएगी जैसे पहले मैच में गई है। और क्या आप समझते हैं कि अब भी हम सिर्फ इन्हसार बल्लेबाजों और बैटर उस पर बॉलिंग पर करेंगे, या फिर हम कोई अच्छे बैटर्स खिलाएंगे बीच में? क्या माइंडसेट होगा जिससे हम ये वाला मैच तो कम से कम जीत लें? देखिए स्ट्रेटेजी प्लानिंग जो होती है ना, होमवर्क करके जाना हर सीरीज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आमिर जमाल लास्ट में पाकिस्तान ने टूर किया था 2020 में, इसी साल आगाज में, तो आपको स्टैंड आउट परफॉर्मर नजर आए थे और नजर आ रहा था कि यार ये वो प्लेयर है जिसको आप तीनों फॉर्मेट में खिला सकते हैं। मोहम्मद हसनैन को चौथा बॉलर आप खिला रहे हैं। आप आमिर जमाल जितने ओवर उसने किए 7 ओवर में 50 रन, उससे अच्छी बॉलिंग अगर आमिर जमाल आपको करके दे देता, प्लस आपकी बैटिंग में और वैल्यू ऐड कर देता। तो यहाँ पे मुझे तो का फुकदान नजर आया कि रिजवान से कोई पूछे कि आप हम पर्थ में तो नहीं खेल रहे थे ना, पर्थ की चले
पिच है, वहां पे आपको फास्ट बॉलर चाहिए। और इवन अगर फास्ट बॉलर भी चाहिए तो आमिर जमाल कोई कम बॉलर नहीं है, बेहतरीन बॉलर है, 140 प्लस बॉल करते हैं, उनको खिलाना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। ऑस्ट्रेलिया एक स्पिनर के साथ जा रहा है, एडम जाम्पा, और हमने कोई स्पिनर नहीं खिलाया। हम लेकर गए हैं अपने साथ स्पिनर को, लेकिन उसको वहां पे वही करेंगे हमेशा की तरह, टूर करा के वापस ले जाएंगे बगैर कोई मैच खिलाए। सुनने में आ रहा है कि शायद एडिलेड में शायद एक स्पिनर खिला दे तो बहुत ही अच्छा है, ताकि हमें ये बेंच स्ट्रेंथ जो है ये भी चेक हो जाए, इनका पोटेंशियल क्या है। हम हमेशा बात करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मर को मौका नहीं मिलता, अब लेकर गए हैं तो मौका देना चाहिए, बजाय इसके कि खाली टूर करा के वापस। देखिए आप हार तो वैसे गए, लास्ट सीरीज हम 2002 में ऑस्ट्रेलिया में जाकर जीते थे, तब से लेकर अब तक हम कोई भी नहीं जीते। 109 मैच हो गए जनाब, अब तो 71 उन्होंने जीते, 34 मुकाबला तो नजर ही नहीं आ रहा हमें। हाँ, आप कह सकते हैं कि लकीली फॉर पाकिस्तान कि हमने ये ऑस्ट्रेलिया 2 विकेट से जीता, लेकिन जिस अंदाज में ऑस्ट्रेलिया खेल रहा था, आपको 33 ओवर्स में उन्होंने 203 रन करके दिखा दिए। अगर एडिलेड की पिच पे हमाद भाई आपके ख्याल में कितना स्कोर होना चाहिए? एक तो यकीनी तौर पे टॉस बड़ी अहमियत का हामिल होगा, और जो भी टीम पहले खेलती है कितना टोटल उसे बनाना होगा मद्दे मुकाबले टीम को टफ टाइम देने के लिए? देखिए पहले मैच में तो 203 रन पे आपको नजर आया कि जी मुकाबला हो गया, हर मैच में ऐसा नहीं होगा। मैं बात पे आ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ने 33 ओवर में 203 कर लिया, अगर उनकी विकेट्स ना गिरती, जिस तरह स्टीव स्मिथ और जॉश इंग्लिश की पार्टनरशिप थी 85 रन की, वो आसानी मैच जीत जाते। और आपको नजर आता अगर वो पहले बैटिंग कर रहे होते तो 350-400 रन बनाते। आपको आगे के मैचेस में नजर भी आ जाएगा कि ऑस्ट्रेलियन बैटिंग, यस उन्होंने अपने उन प्लेयर्स को रेस्ट दे दिया थर्ड मैच के लिए, क्योंकि उनकी बॉर्डर गवास्कर सीरीज होने जा रही है, टेस्ट सीरीज अगेंस्ट इंडिया, और जॉश इंग्लिश कैप्टनसी करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। तो पाकिस्तान के पास एक और मौका है कि ऑस्ट्रेलिया के मेन प्लेयर थर्ड मैच में नहीं होंगे, इस मैच में होंगे सेकंड में। भाई आपको ऑल आउट जाना है, फियरलेस आपको क्रिकेट खेलनी है, आप डर के खेलेंगे यार, हार गए, हार तो आप वैसे भी रहे। तो जब आप फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं तो आप एक्सप्रेस करते हैं अपने आप। और मैं चाहूंगा कि हमारे ओपनर जो है उनको मेरे ख्याल से रेस्ट करा दिया जाए, क्योंकि वो स्टार्ट नहीं दे रहे, एक्स्ट्रा बर्डन दे देते हैं। ओपनिंग किसे करानी चाहिए फिर हमाद भाई, आपका मशवरा क्या है? देखिए ओपनिंग के लिए आप लेकर गए ना बाकी प्लेयर्स, उनको देना मौका, वो उनमें ओपनर्स नहीं आपके पास। आप साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक अगेंस्ट इंग्लैंड हमने देख लिया, और देखिए दूसरी टीम ने वर्कआउट कर लिया है। तो जब आपके ऊपर काम आपकी वीकनेसेस को उन्होंने देख लिया और वहीं पे आपको टाइम एंड अगेन आउट कर रहे हैं, या तो हम कहो ना कि हमारे प्लेयर्स सीखते हैं अपनी गलतियों से, सीखते ही नहीं, वही गलतियां रिपीट करते जा रहे हैं। कब तक बाबर आजम आपकी बैटिंग का मेन स्टे? बिल्कुल ठीक है, गलतियों से सीखना होगा। अब शाहीन की भी बस हो चुकी है। बहुत शुक्रिया, हमारे सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे। कल एक बार सामने होंगे शाहीन और कंगरूज। इस बार जीतना बहुत ज़रूरी है अगर सीरीज़ अपने नाम करनी है, और उसके बाद फिर गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि 3 मैचेस की सीरीज़ है जिसमें ऑस्ट्रेलिया को 1 मैच की सबकत हासिल है। पहला मैच उन्होंने जीता है, लेकिन अच्छा खेल था, लड़के आपने कोशिश की है जीतने की, लेकिन कुछ गलतियाँ थी जिन्हें सुधारना होगा। और जो हमारे बल्लेबाजों ने कोशिश नहीं की है, हमारे बल्लेबाज बस आनियां जानियां उनकी चलती रही हैं। हमारे जो बाउलर्स हैं उन्होंने कोशिश की है, क्योंकि बाउलर्स की वजह से ही हम कह सकते हैं कि हमने लड़के हारा है, लेकिन हमारे बैटर्स जो हैं वो हमेशा की तरह बस आते रहे और जाते रहे, यही चलता रहा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि दूसरा मैच जो है वो अच्छा खेलेंगे। आगे बढ़ते हैं। और स्मॉग एक मसला, बिल्कुल मुल्की मसाइल में सबसे बड़ा मसला पंजाब का इस वक्त बना हुआ है, पंजाब पाकिस्तान का हो या भारत का हो। स्मॉग डिप्लोमेसी की बात की हमारी वज़ीर आला ने, मरियम नवाज साहिबा ने, गो कि उनकी अपनी तबीयत नासाज है, और उम्मीद करते हैं, हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला अता फरमाए। लेकिन इस स्मॉग के बायस बहुत से पंजाब के शहरियों की, खासकर लाहौर के शहरियों की सेहत बिगड़ी हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। लाहौर की जो फ़िज़ाई आलूदगी है वो उसके हिसाब से अगर देखें तो दुनिया भर में सबसे पहले नंबर पर लाहौर ही आ रहा है। शहरियों के लिए सांस लेना इस वक्त महाल हो चुका है। स्मोक की खतरनाक हद तक बढ़ती जो सूरत हाल है, उसके पेश नज़र अब पंजाब हुकूमत ने बड़े फैसले किए हैं। लाहौर समेत पंजाब के 18 अजला में 12वीं तक तालीमी इदारे जो हैं वो बंद करने का हुक्म दिया गया, और इसके साथ ही साथ हायर सेकेंडरी तक जो तालीमी इदारे हैं वो तो बंद किए जाएंगे। ऑनलाइन तालीम होगी, बल्कि जो दफातर हैं सरकारी उनको भी बंद करने के अहकामात जो हैं वो भी आने जा रहे हैं। तो अब देखें कि क्या होने जा रहा है। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने भी इस हवाले से गुफ्तगू की है, वो क्या कहती हैं पहले वो भी सुन लेते हैं। मतलब हमने प्राइमरी स्कूल के बच्चों को छुट्टी दी है, और कल पैकेजेस मॉल के अंदर और दूसरे ओपन जगहों के ऊपर बच्चे जो थे वो फैमिलीज जो थी लेकर गई हुई थी। हमने ऑनलाइन किया है, हमने स्कूलों में छुट्टी नहीं दी। इस फ़र्क को समझें। स्कूल्स भी इंतज़ामात करें कि बच्चों को आप ऑनलाइन स्कूलिंग की तरफ लेके जाएं, जैसे हमने कोविड के अंदर किया हुआ है। आज का AQI सुबह के वक्त 1100 से तजावुज़ किया। विंड की डायरेक्शन जो थी आज
ईस्ट टू वेस्ट रही, और आज जो फिनोमेना था वो साउथ टू वेस्ट रही, नॉर्थ रही, और साउथ टू नॉर्थ रही, और ईस्टर्न कॉरिडोर एक्टिवेटेड रहा इसके साथ। ठीक है। है, आपने सुनी है मरियम औरंगजेब साहिबा की इकदामात भरपूर किए जा रहे हैं और वो खुद भी मास्क लगा के पैगाम दे रही थी कि आप भी ख्याल करें, कम से कम अगर हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही तो हम अपने तौर पे मास्क लगा सकते हैं ताकि हम महफूज डॉक्टर कैसे सिजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माहिर नाक कान गला ENT स्पेशलिस्ट हैं, ये इन्हीं से जान लेते हैं कि कौन कौन से मसाइल जो हैं उनसे किस तरह से निपटा जाए। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो स्मॉग की सूरत हाल है, आंखों की एलर्जी हो, गले की एलर्जी हो, स्किन की एलर्जी हो, गले में खराश आ रही है, नाक बंद हो रहे हैं लोगों के, सांस की बीमारियां शुरू हो रही हैं, किस तरह से इससे निपटा जाए, क्योंकि स्मॉग तो अभी लंबी चलने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप लोगों को और आपके चैनल को, जो कि एक न्यूज़ को, कि जो कि बहुत हेल्थ के हवाले से हमें खुशी है कि लोगों को अवेयर करते हैं आप, और जो करंट इश्यूज होता है उसको ज़्यादा फोकस करते हैं। स्मोक इज़ ए वेरी डेंजरस थिंग। लोगों को समझना चाहिए कि स्मोक जो है वो कोई ऐसी आलूदगी वाली बात नहीं है कि जी वो फिजा में जो है वो हो गई है सुबह के वक्त जैसे क्लाउडी, और या कहते हैं कि जी शबनम है उसकी वजह से हो रहा है। शबनम प्लस जो एयर पोल्यूशन है, यानी कि जो फिजाई आलूदगी है, आलूदगी से मुराद ये कि उसके अंदर डस्ट है और उसके अंदर टॉक्सिक गैसेस हैं जो कि आपको बीमार कर सकती हैं। ना कि सिर्फ बीमार कर सकती हैं बल्कि आपकी जान भी ले सकती हैं, और अगर जान नहीं लेंगी तो कम से कम आपको परेशान जरूर करेंगी मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से। तो आपको बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। अब मसला ये है कि करना क्या है। एक तो ये है कि गवर्नमेंट लेवल पे हम बारहा ये कहते रहे हैं कि अभी तो स्मोक की बात है, आगे चल के हमें बल्कि ये बात बहुत पहले से बताई जा रही है कि आपको जो क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है 2030 के बाद से हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा शदीद प्रॉब्लम होगी एटमॉस्फेयर की और जो क्लाइमेट चेंज की। तो लिहाजा हमें अभी से इसके तदारुक करने चाहिए। अब इस वक्त जो स्मोक है, इसके अंदर चूंकि बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस हैं, और वो गैसेस आ कहां से रहे हैं, मेजर बातें लोगों को समझने के लिए, ताकि वो खुद इसको प्रिवेंट करें। मिसाल के तौर पे मेरी गाड़ी है, अगर मेरी गाड़ी धुआं दे रही है तो उसको मैं खुद ठीक करा लूं, ताकि मेरी वजह से मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे रिश्तेदार, मेरे महल्ले वाले या मेरे शहर के लोग बीमार ना पड़े। हर आदमी अगर ये सोच ले तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा काम होगा। दूसरा, सोच की बात की कि शहरी सोच लें। शहरी कब सोचेंगे? शहरी तो मास्क लगाकर बाहर नहीं निकलते, अपनी गाड़ियों को घरों तक महदूद कर लें अगर धुआं छोड़ रही हैं, या फिर पोल्यूशन में जो किरदार हमारी आवाम अदा कर रही है उससे पीछे हट जाएं, उससे थोड़ा इज्तनाब करें। हम लोग तो मास्क लगाकर नहीं निकलते हैं, बल्कि हम आउटिंग्स के लिए, स्कूल से छुट्टियां हुई हैं, हमने बच्चों को उठाया और हम बाहर पार्क्स का रुख कर लेते हैं, हम गैदरिंग्स कर रहे हैं, आउटिंग्स कर रहे हैं। तो किस तरह से इनको बचाना है, लोगों को किस तरह से अवेयर करना है कि भाई अब ये बहुत डेंजरस हो सकता है आपके लिए? देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है, एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम बात करते रहते हैं, हम आगाही देते रहते हैं, आपके जवाब भी बताते हैं, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। और आप यकीन करें, जब लोग हमारे पास आते हैं तो उनकी हालत इतनी खराब होती है और इतनी शर्मिंदा होते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब, हमने इस पे अमल नहीं किया। और कोविड में आपने देखा कि मैं बोलता रहा, सरकार बोलती रही कि जी घर पे से बाहर अननेसेसरी ना निकले, लेकिन लोग निकलते थे, विदाउट मास्क निकलते थे। इस वक्त हमें अल्लाह का शुक्र है कि कोविड में बहुत सारी नुकसानात तो हुए हैं, बहुत सारे, लेकिन कोविड ने हमें सिखाया बहुत है। अच्छा, एक चीज हमने देखी, कोविड की बात करें डॉक्टर साहब, आप उसमें सबसे ज्यादा बुजुर्ग मुतासिर हुए या वो लोग जो ऑलरेडी किसी न किसी बीमारी का शिकार थे? ये जो स्मॉग है ये भी क्या बच्चों को और बुजुर्गों को ज्यादा मुतासिर करेगी, या जिनके इम्यून सिस्टम वीक है? क्या आपकी राय क्या है इस पे? जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम कम है या जो इम्यूनोसेप्रेसिव ड्रग्स ले रहे हैं, मिसाल के तौर पे कि जिनको कैंसर है, जो डायबिटीज है, जो हाइपरटेंसिव लोग हैं, और जो 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, जिनको के ऑलरेडी चेस्ट के इश्यूज हैं, यानी फेफड़े की बीमारियां हैं, उनको टीबी है, उनको एस्थमा है,
या और दूसरी बीमारियां हैं, होम उनको रेमेडी हो बहुत सकती ज्यादा है, एहतियात किस तरह करना से है। खुद इसी तरह को तरोताज़ा रखा जाए, किस तरह से अपने लंग्स को महफूज रखा जाए, ऐसे घर पे रहने के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं आप? देखिए, आप अगर घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है तो दी बेस्ट चीज है कि आप मास्क जरूर लगा रहे हैं। खुदारा मास्क जरूर लगा के आप घर से बाहर जाएं, और जो भी काम आपको करना है जितनी जल्दी हो सके वहां से वापस आए। कोशिश करें कि नॉन पॉल्यूटेड एरिया में रहें। नॉन पॉल्यूटेड एरिया से ठीक। मुराद मेरी ये है कि कहीं आप जा रहे हैं तो अंदर रहें। बाहर जितना आप रहेंगे तो आपको पॉल्यूशन का सामना करना दुरुस्त। पड़ेगा, और डेंजरस पॉल्यूशन है जिसकी वजह से बच्चों बिल्कुल को, ठीक है। बुजुर्गों को बहुत ख्याल रखने की जरूरत है कि इसमें आपको पता नहीं चलेगा। मैं इसको कहता हूं स्लो और पॉइजन। कम से कम आपको अगर पता आप नहीं और कुछ चलेगा, नहीं कर ये सकते स्लो पॉइजन। जी, जी, और अगर आप कुछ सॉरी, नहीं कर बिल्कुल। सकते तो कम से कम मास्क जरूर लगाएं ताकि बिल्कुल। आप इसको इनहेल करने से बच मास्क जरूर सकें। लगाएं। और मैं समझता हूं कि देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात आपसे कर लूं कि आपकी जो बात थी कि लोग मानते नहीं हैं, मैं समझता हूं कि कानून बनाना पड़ेगा और उस पर अमल दरामद बिल्कुल, करना बहुत पड़ेगा। शुक्रिया डॉक्टर जुर्माने कामरुल से सियाद भी हमारे साथ करेंगे। मौजूद थे, और कानून के ऊपर अमल 50 दरामद करना होगा, क्योंकि हम तौर पे बातों से नहीं समझते, हमें डंडे की जरूरत पड़ती है। तो और फिर अगर जुर्माने कर दिए जाएं तो मेरे ख्याल में कुछ बेहतरी आ सकती है, लोग थोड़ा इस बात को सीरियस ले सकते हैं, मास्क लगाएंगे और बाहर नहीं निकलेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और महंगाई की बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और आपको बताएं कि महंगाई की शरह बढ़ती जा रही है। इदारा शुमारियात के दस्तावेज के मुताबिक सितंबर के मुकाबले सब्जियों का प्राइस इंडेक्स 392 से बढ़कर अब तकरीबन 462 पर पहुंच गया है। तो ये जो कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं और हुकूमत की जानिब से कहा जाता है कि सिंगल डिजिट में महंगाई आ गई है, ये बयान कुछ और किया जाता है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। इसी के ऊपर हम बात करते हैं कि क्या इस वक्त कीमतें कितनी बढ़ चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से रूबा अरूज हमारी नुमाइंदा। रूबा, आपसे जानेंगे क्या कीमतें हैं इस वक्त और क्या सब्जियां मिल भी रही हैं जो महंगे दामों बिक रही हैं? बिल्कुल, हमने देखा कि गुज़िश्ता एक माह के दौरान सब्जियों की कीमतों में 17% तक इजाफा देखा गया। जिस चीज़ का रेट 150 था वो 250 तक पहुंच गई। प्याज, टमाटर हो, हरी सब्जियां हो, सबकी कीमतें बढ़ी हैं। और इंटरनेशनल जो स्टैट्स हैं, जो इंडेक्स है सब्जियों की प्राइस का, वो तकरीबन 100% तक बढ़ा है और 100 का उसमें जो है वो इजाफी हमें नंबर देखने को मिल रहा है। इसी तरह से सब्जियों की एक्सपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से भी यहाँ पर अच्छी सब्ज़ी आम आदमी की पहुँच से दूर हो गई है, और अगर है तो बहुत महंगी है। कुछ देखने की कोशिश करते हैं, रेट्स के बारे में जानते हैं। बहुत शुक्रिया रूबा, हमारे साथ लाहौर से मौजूद थी। रुक करेंगे मुल्तान का, फिजा की सूरत हाल बताएंगी। फिजा, यहाँ पे कितनी महंगाई हो चुकी, क्योंकि दावे तो बड़े बड़े हैं हुकूमत के, लेकिन चीज़ें महंगी हो रही हैं, अवाम कितने परेशान है इससे? बिल्कुल, इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता एक माह में सब्जियों की जो कीमतें हैं वो 17.74% तक बढ़ गई हैं, और महंगाई की ये जो शरह है ये आम आवाम जो है उनकी पहुंच से दूर होती जा रही है। पहले तो सिर्फ गोश्त जो है वो पहुंच से दूर हो गया था, अब आम आवाम जो है, गरीब आवाम, अब सब्जियों से भी जो है वो जा रहे हैं। और हम इस वक्त एक सब्ज़ी की दुकान पर मौजूद हैं। यहाँ पर आए हुए कुछ ग्राहकों से बात करते हैं, पूछते हैं कि जी पिछले महीने किस रेट पर आप ख़रीद रहे थे ये सब्जियां, और इस महीने जो है क्या रेट मिल रहा है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त तकरीबन 20% एक्स्ट्रा है, जो पिछले महीने थी रेट 20% के करीब ज़्यादा है इस वक्त, तो जो कि आम लोगों की रेंज से बाहर है। मौजूद थी, जिस तरह से फिजा बता रही हैं कि इस वक्त तकरीबन 17% 18% जो है वो इजाफा हो गया है कीमतों में। हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं, हारून शरीफ साहब माहिर मईशत हैं, उनसे जान लेते हैं। वेलकम टू शो कहेंगे हारून शरीफ साहब आपको। हारून साहब, इस वक्त जो हम देख रहे हैं कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, फिर गवर्नमेंट किस महंगाई की बात करती है जो सिंगल डिजिट में आ चुकी है? गरीब इस वक्त क्या करे, क्या खरीदे, क्या खाए? जी, इसको समझने की ज़रूरत है कि ये जो हमारी पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं, जैसे सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, एक तो इनका सीजनल फैक्टर होता है। जैसे जैसे मौसम सर्दी की तरफ जाता है तो इनकी प्रोडक्शन की लेवल कम होते हैं, फिर जब मौसम बेहतर होता है तो इसकी बड़ी एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है। एक हमारे पास अच्छी स्टोरेज फैसिलिटीज़, अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। फिर इसके बाद पंजाब में स्मॉग का फैक्टर है, जिससे ट्रांसपोर्ट मुतासर हो जाती है और टाइमली डिलीवरी नहीं होती।
फिर जो मिडल मैन होता है मार्केट के अंदर, जो खरीदता है ग्रोअर से, वो अपने मार्जिन्स बढ़ा देते हैं, और रेगुलेशन की कमजोरी है कि जब आती हैं तो चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं। तीसरा फैक्टर एक और भी है कि हमारे जो दाएं बाएं ममालिक हैं, खास तौर पे गल्फ के, अब वो पाकिस्तान से बहुत सी चीजें प्रोक्योर कर रहे हैं क्योंकि उनकी फूड सिक्योरिटी की नीड्स हैं। तो जब ये अच्छी चीजें फिर एक्सपोर्ट होनी शुरू हो जाती हैं तो फिर पाकिस्तान एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। हारून साहब, ये चेक एंड बैलेंस रखना भी तो हुकूमत का, इंतजामिया का काम है कि अगर हमारी अपनी नीड पूरी नहीं हो रही है, अपने लोगों को केटर नहीं कर पा रहे और अच्छी सब्जी, मयारी सब्जी एक्सपोर्ट हो रही है, तो फिर तो चीजें महंगी होंगी। जी, मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसमें अब इस ज़राअत के इस शोबे के ऊपर, क्योंकि फूड सिक्योरिटी की हर जगह है, हमें गवर्नमेंट का फेल्यूर 3 लेवल पर है। एक तो हम इंसेंटिव नहीं दे पा रहे कि प्रोडक्शन और क्वालिटी बेहतर हो। दूसरा ये है कि हम मार्केट रेगुलेशन अभी कॉलोनियल जमाने के छापे मार दें, कीमत चेक कर लें। हमें जो मार्केट है, हमारे पास डिजिटल इंफॉर्मेशन है, तो मार्केट्स को मॉडर्नाइज करने की जरूरत है कि आपको एग्जैक्टली पता हो किस शहर में किस वक्त शॉर्टेज आ रही है, ताकि टाइमली एक्शंस लिए जा सके। मॉडर्न मंडियां जो हैं वो इस तरह नहीं चलती कि डिप्टी कमिश्नर जाके दुकान पे खड़े हो जाएं, प्राइस लिस्ट चेक करें। सो वी नीड टू नाउ मेक बड़ा इसका एक होलिस्टिक हारून साहब, प्लान। ये असल मसला नेग्लिजेंस का है, मिसमैनेजमेंट का है, या उनकी प्रायोरिटी नहीं है कि आवाम को फैसिलिटेट किया जाए, सस्ती और मयारी चीज मिलनी चाहिए? मसला इनकॉम्पिटेंस का है, बिकॉज हमने इन्वेस्ट नहीं किया अपनी ब्यूरोक्रेसी के अंदर कि वो मॉडर्न तरीके से पॉलिसियां कैसे बनाएं, इम्प्लीमेंट कैसे करें, टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करें। हम अभी तक मैं कह रहा हूं कि हम एक ओल्ड स्कूल माइंडसेट में फंसे हुए हैं, और लोग हमसे आगे निकलते जा रहे हैं। मार्केट में जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं वो अपने मार्जिन्स बढ़ाए जा रहे हैं, और कंज्यूमर सफर कर रहा है। पहले इन्फ्लेशन ने उसकी कंजम्पशन पावर गिराई है, ऊपर से कीमत बढ़ती है तो उस बेचारे का और बजट कट हो जाता है। अच्छा, अब क्या वे आउट क्या है आपके ख्याल में? ये जो दावे हैं ये तो हमें नज़र आ गया कि कारगर साबित नहीं हो रहे, लेकिन हमने देखा कि मुसलसल शरह सूद में भी कमी हुई, फिर भी ये मसाइल जूं के तू हैं। अब क्या होना चाहिए, क्योंकि इनकॉम्पिटेंसी तो मेरे ख्याल में ठीक होने से रही नहीं जी, अभी शॉर्ट टर्म में तो नहीं होगी, लेकिन जो शरह सूद में कमी हुई है इसको समझना जरूरी है। 72% कर्जा जो है बैंकों का वो हुकूमत लेती है, तो इसका फायदा सिर्फ हुकूमत को है, प्राइवेट सेक्टर को बहुत कम है, क्योंकि वो क्रेडिट जाता ही नहीं वहां पे। हमारा इस वक्त मसला ये है कि ज़राअत के जिस शोबे की हम बात कर रहे हैं, ना तो उसमें फाइनेंसिंग अवेलेबल है। हमें एक गेम प्लान चाहिए कि कुछ सेक्टर्स पकड़ें, कुछ एरियाज पकड़ें, वहाँ पर फाइनेंसिंग की अवेलेबिलिटी करें, वहाँ पर स्किल्स ट्रांसफ़र करें, टेक्नोलॉजी करें। तो लेकिन ये काम प्राइवेट सेक्टर करेगा, हुकूमत के बस का नहीं है। हुकूमत सिर्फ पॉलिसी और रेगुलेशन तक रहे तो ये काम आगे चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मुझे डर ये है कि हमारी प्रोडक्शन जो है 240 मिलियन की पॉपुलेशन को मीट नहीं कर रही, और हम फिर से नेट इंपोर्टर बनते जा रहे हैं इसेंशियल्स के। उससे फिर हमें फॉरेन एक्सचेंज पे प्रेशर आता है और हम IMF से नहीं निकल पाएंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है हारून शरीफ साहब। और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना होगा, आवाम के दर्द को समझना होगा। सबसे पहली प्रायोरिटी यकीनी तौर पे आपको अपनी आवाम को रखना होगा, ताकि उन्हें सस्ती और मयारी अशिया दस्तियाब हों, और उनके लिए खाने के लिए वो सारी चीज़ें दस्तियाब हों जो कि आप बाहर ज़र मुबादला कमाने के लिए भेज देते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं नाज़रीन। वेलकम बैक। सुबह खैर, बात हो जाए कुछ FBR की ताज़ा दोस्त स्कीम की, जिसमें बड़ी तब्दीलियों का इंदिया दिया गया है। और एक बड़ी तब्दीली हमने ये भी देखी है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, ताजिरों के नुमाइंदे हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू किया गया है और उनसे तजावीज़ भी मांगी गई हैं, जो कि खुशाइंद है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नईम मीर साहब, चीफ कोऑर्डिनेटर हैं ताजिर दोस्त स्कीम के। आपको वेलकम कहेंगे नईम साहब। और इससे पहले कि आपसे तब्दीलियों के बारे में जाना जाए कि ताजिर दोस्त स्कीम में क्या तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं, इस चीज़ को तो आप सराहेंगे कि हुकूमत ने आपको गुफ्तगू का और मुशावरत का हिस्सा बनाया। देखिए जी, ये तो मैं समझता हूँ कि तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि छोटे ताजरों के नुमाइंदगान को और बिजनेस कम्युनिटी के उन लोगों को जो मैटर करते हैं, जो वाक़तन स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ तो हुकूमत ने वसी तर मशावरत की है। ताजिर दोस्त स्कीम के इजरा से कबल भी की थी और उसके बाद भी की है, और ताहाल जारी है। और बिल्कुल मियां शहबाज शरीफ साहब ये समझते हैं
कि ताजरों को साथ लेकर, बिजनेस कम्युनिटी को साथ लेकर हम चलेंगे तो हम पाकिस्तान को आगे बढ़ा सकते हैं, खुशहाली ला सकते हैं बिल्कुल और जी। मईशत को जो है वो इस गर्दाब से निकाल तो सकते मीर हैं। तो साहब ये तो क्या बहुत तजावीज़ पेश की गई हैं आपकी जानिब से एफबीआर को, जिसके ऊपर एफबीआर एग्री भी हो गया है, वो कौन सी तब्दीलियां जो होने जा रही हैं, क्या तजावीज़ थी आपकी? देखें, जो ताजा दोस्त स्कीम में मंथली बेसिस पे शॉप टू शॉप सर्वे के जरिए एक एडवांस टैक्स इकट्ठा किया जाना था, जिस पर ताजरों को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे और जो कि एक हमारी नज़र में, ताजरों की नज़र में काबिल अमल प्रोजेक्ट नहीं था। तो ठीक इस है। हवाले से मैंने बतौर ताजर नुमाइंदा भी और बतौर चीफ कोऑर्डिनेटर एफबीआर के अंदर रहकर और मेज पे अच्छा बैठकर मीर साहब, एक हमने जो ताजरों की तब्दीली हम देख रहे हैं कि पहले जो एक फिक्स दुकानदार से किया जाना था टैक्स, अब वो मुख्तलिफ चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि बिजली की खपत कितनी है, उसकी सेल कितनी है, या वो किस जगह पर उसकी दुकान है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए टैक्स लगाए जाएंगे, जो कि आप लोगों की डिमांड भी थी। जी, ताजिरों का यही मुतालबा था कि टैक्स जो है वो आमदन पे होना चाहिए और जो लोग ज़्यादा आमदन कमाते हैं उन पर टैक्स जो है ज़्यादा हो और जो आमदन नहीं कमाते, जो बहुत छोटे-छोटे ताजर हैं जिन्हें कानून में भी टैक्स से इस्तिस्ना हासिल है, जिनकी आमदनों को, तो उन पर टैक्स लागू नहीं होना चाहिए और ये बड़ी एक जायज़ बात थी, बड़ी मुनसिफ़ाना बात थी और हुकूमत ने और एफबीआर ने इसको जो है वो वेलकम किया और इसीलिए अब एफबीआर जो है वो बहुत टारगेटेड ऑपरेशन कर अभी रहा है और अभी उन्हीं लोगों को नईम साहब एक पेज पे आ गए ताजर और एफबीआर, या अब भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि हल तलब हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अब कुछ चीज़ें हल तलब होंगी। अभी तो फाइनल फैसला जो है वो अभी चेयरमैन एफबीआर करेंगे और उसमें उस बल्कि कुछ किसी हद तक जो है वो इन चीज़ों पर अमल दरामद भी शुरू हो गया है और वो लोग जो हैं जिनके बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं लेकिन वो टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराते, यानी कमर्शियल बिजली के बिल की बात कर रहा हूँ, कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, उनको जो है वो अपना अनर्थ किया जा रहा है और उनको नोटिस जा रहे हैं और इस तरह जो लोग बैरून मुल्क सफ़र करते हैं, जो हज उम्रा पे जाते हैं, अखराजात करते हैं, इनकी जो ज़िंदगियाँ हैं, उनकी आमदनों के बरक्स अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं और इस तरह जो है वो फील्ड फॉर्मेशन जो है बिहार की, वो भी जो है वो कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। चले मीर साहब, एक और चीज़ कि कितनी आमदन कम से कम जो होगी दुकानदार की जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, ये बताइएगा। और फिर दूसरा क्या प्राइस रेगुलेट भी अथॉरिटी भी कोई काम करेगी इसमें, क्योंकि हम देखते हैं ताजर भी अपने मनमानी चीज़ें और वो रेट वसूल करते हैं। इसमें हम लोग जो खरीदार हैं, हमारे भी बड़े शिकवे शिकायतें हैं दुकानदारों से और ताजर बरादरी से। जी, पहली बात तो ये है कि जी जो 6 लाख रुपया सालाना जिसकी नेट आमदन है, मैं सेल्स की बात नहीं कर रहा, यानी अखराजात निकालने के बाद जिसकी नेट आमदन है उसने कोई टैक्स अदा नहीं करना। ये 6 लाख से ऊपर आमदन वालों ने टैक्स अदा करना है, रिटर्न जमा करवाना है। दूसरी बात जो आप कह रही हैं वो है सूबाई डोमेन और उसमें पामरा की एक अथॉरिटी वज़ीर आला पंजाब ने नई तश्कील दी है और ये जो अथॉरिटी है ये प्राइस को कंट्रोल करेगी और इसका एक नया कंट्रोल का निज़ाम वज़ा किया जा रहा है जिसमें इन्फोर्समेंट भी की जाएगी, नई फोर्सेस की तश्कील दी जाएगी, नए थाने बनेंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो ताजर जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं, नाजायज मुनाफाखोरी या ज़मीन अंदोज़ी कर रहे हैं, उनका एहतसाब हो पाएगा। अच्छा नईम साहब, अब आप एक नुमाइंदे के तौर पे ताजरों की तरफ से इस बात की यकीन दहानी करवाएंगे कि वो ताउन करेंगे एफबीआर के साथ, जो अहदाफ हैं उन्हें पूरा करने में और किसी किस्म की कोई रुकावट अब नहीं आएगी? देखें जी, रुकावट तो आनी ही नहीं चाहिए बिकॉज सारी बात तो ताजरों की मान ली गई है, ताजरों के तमाम मुतालबात को तस्लीम कर लिया गया है, तो अब तो रुकावट आनी नहीं चाहिए। हाँ, कोई सियासी बुनियादों पर कोई तहरीक चलाना चाहे जो पीछे ताने बाने सियासी जमात से मिलते हो तो उसका तो मेरे पास कोई हल नहीं है, लेकिन ताजरों के अब मसाइल खत्म हो चुके हैं। लेकिन मीर साहब, आप नहीं समझते, जिस तरह आपने बात भी की, जो 6 लाख तक की आमदन वाले दुकानदार हैं, ताजर हैं, उनसे टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। आप अगर एक दिहाड़ीदार को देखें, आप एक जॉब करने वाले बंदे को देखें जो 50,000 या लाख रुपया भी ले रहा है, वो तो उसके ऊपर भी टैक्स पे करता है। फिर आप समझते हैं कि जो 6 लाख वाले हैं उनको इस्तिस्ना हासिल होना चाहिए, उन्हें भी तो कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए, टैक्स अदा करना चाहिए। ये एक ही किस्म का इस्तिस्ना है। तनख्वाहदार तबका जो है उसकी भी यही थ्रेश होल्ड है, ताजर की भी यही थ्रेश होल्ड है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये इंसाफ पर मबनी बात है, ये सबके लिए एक तरह की थ्रेश होल्ड है, किसी एक से कम या किसी एक से ज्यादा नहीं है।
तो फिर आप समझते हैं कि जिनकी 6 लाख से कम तनख्वाह है उनके ऊपर भी टैक्स नहीं लगना चाहिए, आप ये समझते हैं? क्योंकि ताजिर बरादरी को तो आप इस्तिस्ना दिलवा रहे हैं। उन पर है ही नहीं है, लगना नहीं चाहिए, उन पर नहीं है। आप बेफिक्र हो जाएं। आप अपने तनख्वाहदार दोस्तों को, बहनों को, भाइयों को आप बता दें कि उन पर टैक्स नहीं है, आप फिक्रमंद ना हो। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम लोग क्योंकि टैक्स पे करते हैं तो इसलिए मैं जानना चाह रही थी कि जिनकी तनख्वाह जो है वो कम है वो क्या करें। आप अपनी तनख्वाह कम करवाएं, आपकी तनख्वाह बहुत ज्यादा है, वो टैक्स ब्रैकेट में आ रही है। चलें, उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों पे अमल दरामद होगा और हुकूमत भी, FBI भी अपने अहदाफ पूरे कर पाएगी। मोहम्मद नईम मीर साहब, चीफ कोऑर्डिनेटर ताजिर दोस्त की हमारे साथ मौजूद थे और तजावीज़ ताजिरों की तरफ से भी सामने आई हैं। यकीन दहानी हो चुकी है कि उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा और जितनी आमदनी है उसके मुताबिक ही उन्हें टैक्स का जवाबदेह बनाया जाएगा और उससे ज़्यादा उनसे वसूल नहीं किया जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, माहिरा खान पहुंची हैं मेंबर पार्लियामेंट के कहने पर बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर और माहिरा खान को फिल्म इंडस्ट्री में खिदमत पर अवार्ड से नवाजा गया है। माहिरा को बरतानवी पार्लियामेंट में ये अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया और ये तकरीब हुई है। हाई कमिश्नर की अहलिया डॉक्टर सारा नईम भी वहाँ पर शरीक थी। अदाकारा को जो अवार्ड दिया गया है वो बरतानवी पार्लियामेंट के कमेटी रूम में पेश किया गया है और इशाल इस पर बहुत खुश हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी फ़ैन भी है माहिरा खान की, तो यकीनी तौर पर खुशी का मौका है पाकिस्तान। अच्छा, ये एक नई इन्फॉर्मेशन थी मेरे लिए भी क्योंकि अच्छी अदाकारा है, टैलेंटेड अदाकारा है, इसमें तो कोई शक नहीं। नो डाउट वो एक टैलेंटेड अदाकारा है, बट मेरा उनका फैन होना ये जरूरी नहीं है ना। मैं उनकी फैन नहीं हूँ और बहुत सारे पाकिस्तानी तो खुशी तो है आपको या खुशी भी नहीं है? नहीं, खुशी भी है मुझे, जाहिर है हमारा अभी रिलक्टेंट है, लेकिन हमें तो खुशी है बीइंग पाकिस्तानी। अगर उनको एजाज मिला है तो अच्छी बात है, मुबारक भी बहुत बहुत। अब नाज़रीन, अगले सेगमेंट में आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं पूरा के हीरो से और ये हीरो हैं या हीरोइन हैं ये हम इन्हीं से जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है महवेश, आपको वेलकम करेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। ये तो पहले बताएं कि आपका स्टाइल टॉम बॉय वाला है, नाम आपका महवेश है, अब आपको महवेश कहें, जानीपुरा का हीरो कहें, आप क्या पसंद करेंगे? आप मुझे हीरो बोल रहे हैं। अच्छा, आपको हीरो बोल रहे हैं। हाँ जी। तो ये ख्याल कहाँ से आया? जिम्मेदारियाँ सर पे इतनी पड़ गई या बचपन से शौक था कि बॉय बनना है? बचपन से शौक था। अच्छा। और जिम्मेदारियाँ काफ़ी ज़्यादा सर पे पड़ गई। दोनों चीज़ें एक साथ? दोनों चीज़ें एक साथ। तो घर वालों ने समझाया नहीं कि बाज आ जाओ, एक इन चक्करों में हो, क्या स्टाइल है? नहीं, वालदा ने कहा था लेकिन भैया ने साथ दिया, वाले साहब ने साथ दिया। अच्छा, भाई भी हैं? हाँ जी, भाई भी हैं। समटाइम ये होता है कि घर में सिर्फ बहनें ही होती हैं तो किसी एक बच्चे को माँ बाप जो है वो बॉयज़ के कपड़े बचपन से पहनाना शुरू कर देते हैं तो उनका इंटरेस्ट और शौक जो यही बन जाता है कि मैंने बड़े होकर लड़का बनना है, मैंने लड़कों वाली ही ड्रेसिंग करनी है। तो आपके घर में कितने भाई मौजूद हैं? मेरे 6 भाई हैं और हम 6 भाई हैं? जी, हम 5। आप 7वीं बहन? बहनें कितनी हैं? 5 बहनें। ठीक है, तो आपका नंबर कौन सा है उनमें से? 5वां नंबर है आपका। और कुछ भाई बड़े होंगे आपसे, कुछ बहनें बड़ी होंगी आपसे, तो जिम्मेदारियां तो जाहिर है डिवाइड होंगी, बड़े बहन भाई भी आपसे मौजूद होंगे। फिर सारी जिम्मेदारी आप ही ने क्यों अपने भाई नाजुक कंधों पे बल्कि कहूँगी ले ली है? बस वो हालात कुछ ऐसे थे, भाई जिम्मेदारी नहीं थे उठा रहे तो मुझे स्टेप उठाना पड़ा। बिजनेस कर रही हैं, जॉब कर रही हैं? जॉब है मेरी। जी, जॉब है। अच्छा, गेटअप साथ तब्दील करना, एक तो जिम्मेदारियां आपने ले ली, साथ में अपने गेटअप भी तब्दील मुझे शुरू से शौक था लड़का बन के चलने का। ये सलमान खान की फैन लग रही है मुझे तो। हाँ जी। आपने वो टाइगर वाली लुक दी हुई है ना? हाँ जी। हाँ, देखा ना, हेयर स्टाइल भी वही है। मुझे शौक था लड़का बन के चलने का कि मैं अपनी लाइफ में ना कुछ करूं अपनी फैमिली के लिए। तो आप लड़की बन के भी तो नहीं होता, लड़कियां कुछ कर नहीं सकती। देखे ना, एक इंसान ऐसा होता है जिसको शौक होता है शुरू से। अब काफ़ी लोग समटाइम ऐसे आ रहे हैं लड़के लड़कियां बन रही हैं, तो मेरे अंदर ऐसी फीलिंग्स नहीं है। मुझे वैसे ही कुदरती शौक था लड़का बन के चलने का। हाँ जी। और वैसे अभी चैलेंजेस का सामना होता होगा जब आप बाहर निकलती हैं तो जाहिर है हुल्लड़बाजी भी होती है, मजाक भी उड़ाया जाता है, तनकीद भी होती है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। वो इसलिए कि मैंने कभी किसी को टाइम नहीं दिया। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना अच्छा लगता है, बस कुछ करूँ अपने लिए, बस मेरा। अच्छा, ये टाइम देने से तनकीद नहीं होती है? ये तो राह चलते हुए भी तनकीद हो जाती नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सुबह का टाइम जाना, शाम को घर आ जाना, खाना खाया, फिर बैठ के कुछ डिस्कस कर ली फैमिली के साथ, सिस्टरों के बारे में। और जहाँ पे जॉब करती हैं आप, वहाँ पे भी लोग सपोर्ट करते हैं या? नहीं, सपोर्ट करते हैं मुझे। तंग भी करते हैं? तंग करने वाले लोग भी हैं? जी नहीं, तंग करने वाले नहीं है, सपोर्ट करने वाले हैं। तो लकी आप?
हाँ जी। तो अब ये हुलिया, ये गेटअप इसी तरह से जारी रखना है, या जब आपकी जिम्मेदारियां कुछ कम हो जाएंगी या पूरी कर लेंगी आप जिम्मेदारियां, उसके बाद फिर वापस अपनी असल फॉर्म में वापस आने का इरादा है? नहीं, ऐसे ही रहने का इरादा है। शादीशुदी कोई नहीं करनी? नहीं। क्या वजह? कोई वजह नहीं, बस वैसे ही शौक नहीं है। अच्छा, मैं भी वैसे जुनैद के पास अच्छे रिश्ते मौजूद हैं, अगर मैं रिश्ते कराता भी हूँ, तो। इशाल बता सकती हैं आप। हाँ जी। नहीं मेरा नहीं कराया इन्होंने। ये करवाते हैं, तो क्या अगर आप इंटरेस्ट, हमारे साथ पैनल पे भी इस वक्त एक दो अच्छे मतलब ऐसे बच्चे हैं जो लड़की तलाश कर रहे हैं, तो अगर आपका ज़हन है मैं उनको कह दूंगा कि वेट कर लें कुछ अर्सा। नहीं, मेरे पास है रिश्ते, लेकिन मैंने, हाँ जी रिश्ते हैं, लेकिन मैंने खुद इनकार किया। लेकिन मेरे अभी ना मुझे इस तरफ जाना ही नहीं है, शादी की तरफ। आपका फोकस डाइवर्ट हो जाएगा? जी बिल्कुल। अभी मुझे कुछ करना है अपनी सिस्टर के लिए, 2 बैठी हुई, उनकी शादी करनी है, वाले साहब के लिए कुछ करना है। वालदा ने आपको बताया, आप बता रही थी कि उन्होंने कुछ एतराज़ किया था जी। एक तो बाकी बहन भाइयों का रिस्पांस क्या था इस गेटअप के बाद, और फैमिली जो बाकी रिश्तेदार होते हैं, क्योंकि जो शरीका होता है, जो रिश्तेदार होते हैं, उनको तो एतराज़ रहता ही है, बच्चे कुछ भी। हाँ जी, ऐसे ही। तो उनका रिस्पॉन्स क्या था? वालदा का रिस्पॉन्स ये था, जब मैंने बाल कटिंग करवाए ना, तो वो देख के हैरत हो गई, तूने बाल कटिंग करवा लिए। कितने साल पहले? 4 साल पहले। 4 साल हो गए। रिश्तेदार क्या बोलेंगे, ये वो, मैंने इतने बाल तुम्हारे लंबे करे हैं, ये वो। फिर मैंने कहा देखिए मम्मी जी, मुझे शौक है, पूरा करने दे, जब टाइम पूरा आ जाएगा ना तब फिर रख लेंगे। अच्छा, आपके वालिद साहब ने कुछ नहीं कहा इसके ऊपर? क्योंकि अमूमन तो वालिद का रिएक्शन आता है। नहीं किया। तो बस अम्मी को दुख इस बात का था कि मैंने तेल लगा के बाल लंबे किए थे और महविश ने जाके कटवा दी। जी, वो कहती बेटी है ना, तो फिर जाहिर सी बात है, उनके ख्यालात पुराने थे। बाकी बहनें आपको कहती नहीं है कि महविश ये? नहीं, वो मुझे उनको पता है, खुश होती हैं? वो खुश होती हैं, उनको बहुत सपोर्ट है मेरे साथ ना। वो मुझे भाई कहती हैं, भाइयों वाले सारे किए मैंने उनके। अभी मैंने सिस्टर की शादी करनी है, एक और। माशाल्लाह। हाँ जी, जबरदस्त। यही है। टारगेट्स क्या क्या हैं अभी? बहन भाइयों की शादी करनी है? बहन भाइयों की शादी करनी है, कामयाब इंसान बनना है, और अपनी टारगेट क्या है? कामयाब इंसान किसे समझती हैं? किसे फॉलो कर रही हैं आप? आपका आइडियल क्या है? मैं फॉलो सलमान खान को। सलमान खान को? फिर तो आपको इंडस्ट्री में आना पड़ेगा, फिल्म इंडस्ट्री में, मूवीज में, ड्रामों में आना पड़ेगा। नहीं, ये बात नहीं है, अगर इंसान इससे हटके भी कुछ करना चाहे ना, बहुत कुछ है। जरूरी इंडस्ट्री हो, अगर आपके अंदर मुझे लगा था आप कहेंगे इमरान खान बनना है मैंने बड़े होके, और ये देखिए पॉलिटिक्स ये सब बस ना वैसी ही बातें हैं, लेकिन जो रियल हीरो है ना वो सलमान खान है। अच्छा। हाँ जी, देख लें। शाहरुख खान ने माइंड कर जाना। सलमान खान की कौन सी सबसे ज्यादा मूवी पसंद है? बजरंगी भाईजान? बजरंगी भाईजान ये तो नहीं है ना, पुरानी मूवीज में। पुरानी मूवीज में उसकी मूवीज अच्छी लगती है मुझे। एक था टाइगर। अर्जुन आएंगे। एक था टाइगर। एक था टाइगर। अच्छा, वो टाइगर बनी हुई है ना? हाँ जी, एक था टाइगर, वो कमाल है। जबरदस्त। अच्छा, इंस्पिरेशन आपने सलमान खान से ली, उसके बाद आप टॉम बॉय बनी, और फिर घर की जिम्मेदारियों ने आपको इस तरह से बेस्ट आपके फ्रेंड्स जो हैं वो भी ज्यादातर लड़के ही हैं या लड़कियां हैं? दोनों। पुराने बचपन की सहेलियां तो होंगी, मतलब अब वो मेरी कजन थी। अब ये बॉय जब आप बन चुकी हैं, जी। तो वो अनकंफर्टेबल होती हैं कि यार ये लड़का बन चुकी है, अब इसके साथ वो चीज़ें शेयर करें ना करें, या फिर वो भी इसी तरह से एंजॉय करती हैं आपकी? नहीं, एंजॉय करती हैं। अच्छा, उनको अगर पुरानी सहेलियां हैं बीबी? जी हाँ। नए दोस्त बना लिए? इकट्ठे ही। अच्छा। जो बनता है बना लो। मोहल्ले में तो ये होता है ना कि वो चौराहों पे, चौक पे लड़के गप्पे मारते हैं, सूखे लगा रहे होते हैं, लेकिन मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। अच्छा, वो चीज़ नहीं करती? नहीं, वो चीज़ दोस्त इस तरह के नहीं बनाए? नहीं, फैमिली में या जो वगैरह मसले चल रही हो ना। आज ही सब कुछ जान लेंगे, रिश्ते के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन मिलनी थी वो काफ़ी है। सही है। तो बाकी आप अभी शाल जानती हैं आपसे? नहीं, मैं सिर्फ यही जानना चाहती हूँ कि आप आगे क्या प्लान्स रखती हैं ज़िंदगी में, मज़ीद क्या करने का आपका ख्वाब है कि मैं ये कर लूँगी तो बस यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा? मेरा आगे का ख्वाब है कि मैं एक NGO बनाऊँ। NGO बनाऊँ? किसके लिए NGO? बच्चों के लिए बनाना चाहती हैं? ओल्ड एज है ना, मतलब ओल्ड एज, उनके लिए। ठीक है, बुजुर्गों के लिए। मुझे अच्छा नहीं लगता जब बाहर जाओ सुबह का टाइम तो वो अक्सर बैठे होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं ना, उनको देखना दिल को बहुत कुछ होता है कि पता नहीं इनकी क्या मजबूरी है। उनको देखो बहुत बुरा लगता है मुझे। मेरी यही बस मेरा दिल करता है मैं एक NGO बनाऊँ, और उसमें मेरी एक दोस्त भी है जो मेरा साथ देगी। अच्छा। हाँ जी। वो भी लड़का बन चुकी है? नहीं, वो लड़की है, वो लड़की, लेकिन उसके ख्यालात भी ऐसे हैं कि हम एक NGO बनाए मिलके। अब हम डिस्कस कर रहे थे कल इसी बारे में बैठ के ना, तो वो कह रही थी कि अगर ये चीज़ कर लें तो हमें सपोर्ट कौन करेगा? मैं कहा अल्लाह पाक करेगा हमें सपोर्ट। अच्छा, महविश आपको महविश कहने से पहले ना बंदा सोचता है कि महविश कहे भी या ना कहे। आपको जो दूसरा नाम पसंद है, अली आप कहलवाना चाहती हैं, तो गली मोहल्ले में, रिश्तेदारों में या फैमिली में आपको अली कहा जाता है, महविश कहा जाता है? मुझे हीरो भाई कहते हैं। हीरो भाई? अच्छा, हीरो भाई जो नई किसी जगह पे आप जाती हैं जो आपको नहीं जानते, आपकी पहचान नहीं जानते, वो आपको बॉय समझते हैं? बॉयज गर्ल समझते हैं? नहीं, गर्ल्स नहीं समझते। अगर मैं जब बोलूँ ना उनसे बातचीत करूँ ना, फिर वो कहते हुई
ये तो लड़की है। तो आपने एजुकेशन कहाँ तक हासिल की? मैंने 8 पढ़ा है। 8 क्लास तक पढ़ा है। तो अब जॉब क्या कर रही हैं आप? मैं बस किसी के पास ज्वेलरी की जॉब है, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है ना, उसका काम है। चलें, ज़बरदस्त। हमारी ढेरों दुआएं आपके साथ हैं। जो आपके एम्स हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अल्लाह ताला उन्हें मुकम्मल करने में आपकी मदद फरमाए और इसी तरह से अपनी फैमिली की मदद करते रहिए, अपने इलाके का नाम, अपने मुल्क का नाम रोशन कीजिए। इंशाल्लाह डटी रहिए, जमी रहिए। नाज़रीन, ये थी वो किरदार जो कि अपने फैमिली का ही बोझ नहीं उठा रही हैं, उनकी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही, बल्कि बुज़ुर्गों के लिए भी कुछ करना चाहती हैं। तो ऐसे लोगों को न सिर्फ हमें सपोर्ट करना चाहिए बल्कि हुकूमतों को भी सपोर्ट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शादी के कार्ड की, क्योंकि जुनेद ने अब ये रिश्ते करवाने की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर ले ली है। तो शादी का कार्ड जो है वो समझा जाता है कि सिर्फ दावतनामा है, बल्कि ये जो है वो किसी के भी ज़ौक़ और शौक़ की अक्कासी भी करता है कि उसके अंदर क्या वो चाहता है, उसकी सोच क्या है और उसका मतलब क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है। तो इसके अंदर जो है वो एक झलक नज़र आती है उसकी सोच की, उसके मुनफरद अंदाज की, उसकी अपनी कारीगरी की। तो डिज़ाइन वाले जो हैं वो दावतनामों के कार्ड्स वो बहुत ही मकबूलियत हासिल कर चुके हैं। मुख्तलिफ अंदाज के होते हैं, मुख्तलिफ तरीके से बनवाए जाते हैं। कुछ लोग तो बैलून्स के साथ चॉकलेट्स लगाकर और फिर तस्वीरें दूल्हा और दुल्हन की लगाकर साथ भेजते हैं। बिल्कुल, हाल ही में एक जोड़े ने एक मुनफरद आईफोन थीम पर अपनी शादी का दावती कार्ड मुतारिफ कराया, जो कि आप देख भी रहे हैं। अच्छा, इसकी जगह अगर आईफोन एक चला जाता तो मेरे ख्याल में ज़्यादा मुनफरद हो जाता। बिल्कुल सही है, वो भी अच्छा आइडिया। इंस्टाग्राम पेज पर इस इख्तिराई दावती कार्ड की एक वीडियो शेयर की गई जो तेज़ी से वायरल हो गई है और लोगों ने सराहा इस अंदाज को कि एक मुनफरद अंदाज अपनाया गया है। इस कपल की तरफ से लोगों की कोशिश होती है कि जो इवेंट है उसे यादगार बनाया जाए किसी ना किसी तरीके से। तो लेकिन ये कितना ही यादगार होता कि अगर आईफोन 16 भेजा जाता, उसके लिए बजट बढ़ जाता, और फिर लोग सदियों तक याद रखते कि यार फलां की शादी पर कार्ड आया था और कार्ड जो वो इतना खूबसूरत था, इतना नुमाया कार्ड था, मुख्तलिफ था। तो यकीनी तौर पर आप जो आने वाले नए कपल्स हैं जो शादी करने का इरादा रखते हैं, लड़के लड़कियां, उनके लिए हम ये कहेंगे कि वो जरूर जो है वो का मशवरा दे रही है, हाँ, इस तरह का कोई कार्ड जरूर बनवाएं। और नाज़रीन, एक पंपकिन जिसको हैलोवीन का त्यौहार भी जिसके ज़रिए मनाया जाता है, उसे काश्त करने वाले काश्तकारों की तरफ से, लेकिन उस पंपकिन को, उस कद्दू को इतने बड़े साइज़ में उगाया गया जो कि जिसका वज़न हो गया था 550 किलो वज़नी, और इस कद्दू में 45 मील से ज़ायद का सफ़र भी इस शख्स ने तय किया है, जो कि अच्छा, पंपकिन के अंदर कश्ती का काम लिया जाना, या उसको खाली करके और उसमें एक कश्ती की शक्ल दी गई है और उसमें 45 मील का फासला तय करना एक नया रिकॉर्ड बनाया। रियासत ऑरेगन से ताल्लुक़ रखने वाले गैरी क्रिस्टन हैं जिन्होंने वेस्ट कोस्ट जाइंट पंपकिन जो है इसकी एक रेस थी जिसमें उसने हिस्सा लिया और फिर 2013 से बड़े बड़े कद्दुओं को कश्ती में बदलना शुरू किया। और गैरी ने ये मुकाबला गुज़श्ता 4 बरस से मुसलसल जीतते आ रहे हैं गैरी। और गैरी ने जिस तरह से इसमें सफ़र किया, तवील तरीन सफ़र था जो कहा जा रहा है कि कद्दू की इस कश्ती में उन्होंने किया, जैसा जुनेद बता भी रहे हैं कि अंदर से बिल्कुल उसको खाली किया पहले और फिर उसके बाद उसमें तकरीबन 39 मील और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना डाला है उन्होंने। तकरीबन 39-40 मील का सफ़र तय किया है, 45.67 मील का फासला, और जिसमें उन्होंने 26 घंटों से ज़्यादा का वक्त लगाया है। तो एक बड़ी हिम्मत का काम है, जान जोखिम का काम। अगर कोई शार्क आ जाए और इस पंपकिन को ऐसी जगह पे खा जाए, नहीं जहाँ पे शार्क आना था, कोई झील लग रही है या दरिया लग रहा है, इसमें तो शार्क आने से लेकिन एक मुनफरिद अंदाज है, खूबसूरत लग रही है मुझे तो ये कश्ती। अगर यहाँ पर इतना बड़ा पंपकिन उगाया जाता तो एक कश्ती मैं भी अपने घर में रखती। बिल्कुल। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात हो को स्कूल जाने के बावजूद ट्यूशन पढ़ने की जरूरत क्यों पेश आती है, इस पर नजर डालते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। अजीम, वेलकम बैक। और बात हो जाए जापान की, जो कि एक ऐसा मुल्क है जहां बच्चों की शरह पैदाइश में रिकॉर्ड कमी आ चुकी है। चीन ने तो वैसे भी पाबंदी एक टाइम पे अपने शहरियों पर लगाई थी कि ज़्यादा बच्चे आपने पैदा नहीं करने, तो जापान में भी अब ये तब्दीली रुनमा हुई है, रिकॉर्ड कमी हुई है, जबकि मुअम्मर अफराद की तादाद वहाँ पर बढ़ गई है और एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे बुजुर्गों की है। बल्कि वहाँ पे अगर देखें ना सड़क पे चलते हुए तो हर दूसरा शख्स आपको बुजुर्ग दिखाई देगा। तो ये एक बड़ा मसला वहाँ पे पैदा हो चुका है। मेरे ख्याल में अगर आपको फिर वही मसला शादी करनी होगी तो आपको वहाँ पे मेरे ख्याल में नौजवान
लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही होंगी, लड़कियों को लड़के नहीं मिल रहे होंगे। आप बूढ़ी लेकिन एक छोटा सा गांव है वहां पे जिसे अचीनो कहा जाता है और इस गांव में 60 से भी कम लोग मौजूद हैं। इनमें से ज़्यादातर बूढ़े हैं जिन्होंने अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए इंसानी कद जितने गुड्डे जगह नस्ब कर रखे हैं। तो ये एक डिफरेंट आइडिया है। बातें करते होंगे, जाहिर है उन्होंने जो ये नस्ब किए हैं गुड्डे, क्योंकि छोटे से गांव में पैदा होने वाले बच्चे बड़े होकर शहरों में कॉलेज चले जाते हैं जहां उन्हें नौकरियां मिल जाती हैं और कभी वापस नहीं आते हैं। लिहाजा गांव को दोबारा ज़िंदगी की रौनक बख्शने की कोशिश में मोहम्मद जो रिहायशी हैं वहाँ के, उन्होंने गुड्डे और गुड़ियाँ तैयार की हैं और उन्हें गाँव के इर्द गिर्द सड़कों पर उन्होंने रख दिया है। यहाँ लोगों ने अपने खुद से पौधों और पत्तों की मदद से ऐसी गुड़ियाँ तैयार की हैं जिन्हें पुराने कपड़ों में लपेट कर उन्होंने सड़कों पर नस्ब कर दिया है। तो तन्हाई का शिकार हो गए हैं वहाँ के लोग। वैसे ये बहुत कम है। दिलचस्प खबर तो है, लेकिन एक अलमिया भी है कि इन बुजुर्गों के लिए उम्र के इस हिस्से में उन्हें ये तरीका अपने बच्चों को वहाँ पर खेलते हुए देखना चाहते हैं, अपने इर्द गिर्द चलते हुए बसते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन बच्चों के इंटरेस्ट जाहिर है वक्त के साथ बदल जाते हैं, जिम्मेदारियां भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। आगे गांव में तालीम का फुकदान भी होगा, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ नहीं होंगी जिसकी वजह से बच्चों को वहाँ से मूव करना पड़ता है। तो बहरहाल जो बुजुर्ग हैं उनको इग्नोर करना चाहिए, वो इस सब में तन्हाई का शिकार हो गए हैं। और हम ये देख रहे हैं बड़े मुनफरिद अंदाज में ना उन्होंने मुख्तलिफ काम करते हुए, जी हाँ, ताकि ज़िंदगी का एहसास हो, चहल पहल हो और उसका मुजाहरा आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर आपके साथ शेयर करते हैं। वो ये कि मशरक़ी यूरोप के मुल्क रोमानिया के एक पियानो बजाने वाले ने 30 सेकंड में पियानो की 500 बार हिट करके इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में तब्दील किया है। और ये एक शख्स है जो कि मारूफ कॉन्सर्ट पियानो बजाने वाला है और उसने ये रिकॉर्ड बहारिया विलेज में अपनी वालिदा थोरजो मार्गेट को खिराज अकीदत पेश करने के दौरान कायम किया। उसकी वालिदा गुज़श्ता बरस 77 साल की उम्र में चल बसी थी और इससे कबल 495 बार पियानो कीज को 30 सेकंड में हिट करने का रिकॉर्ड एक जापानी मौसीकार के हाथ में था। लेकिन अब जो है जुल्नान ने इससे कबल सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाले जो ग्रैंड पियानो परफॉर्मेंस है 19,024 फीट, जबकि तवील और मैराथन पियानो बजाने का 130 घंटे का जो रिकॉर्ड है वो भी कायम किया है। ऐसे ये जो कोशिश की है उन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा तो कोई धुन या कोई म्यूज़िक या कोई समझ तो नहीं आ रही, लेकिन ज़रा सुन लिए, आप भी सुनिए। कुछ समझ आई जुनेद आपको कि मुझे समझ आ रही है कि दिमाग में अगर फितूर हो इंसान के तो ऐसी हरकतें अच्छा, दिमाग में फितूर हो और जो सुनने वाला है ना उसके दिमाग में बिना वजह की चोटें लग रही हैं। बहुत ही जोर से रिकॉर्ड आया हुआ हो कि आपने रिकॉर्ड बनाना है, चाहे आप ऐसी हरकतें करते फायदा हो ना हो, कोई एंजॉयमेंट उसमें हो, तो फिर आप ऐसी हरकत। अच्छा, लोगों के भी अजीब अजीब कारनामे, कभी हवा में मुंह में हवा बहुत ज्यादा भरने का, कभी अगर आपको मौका मिले इशाल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का तो आप किस? यार मेरा ऐसा कोई शौक नहीं है, मैं ऐसे अनोखे काम नहीं कर सकती हूँ। चलें, मैं तो सोच रहा था कि राब्ता करें हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम से कि हमारी मैं और जुनैद जब कोई रिकॉर्ड कायम करेंगे, लेकिन आपको बताएंगे, हम आपको बताएंगे। अगला एक और भी दिलचस्प खबर है, वो ये है कि कुदरती आफात को रोकना इंसान के बस में नहीं होता। इंसान उन आफात को ना रोक सकता है और ना इसके बारे में पेशगोई कर सकता है, ताहम कुछ जानदार कुदरती आफत को पहले ही भांप लेते हैं। ये कुदरत का, अल्लाह ताला का निज़ाम है, जिनमें से एक है कुत्ता, जिसको पहले ही पता चल जाता है और कुत्ते माहौलियाती तब्दीलियों को भांप लेते हैं। अच्छा, आपको ये भी कहा जाता है कि वो जो फरिश्ते होते हैं उनको भी, मौत के फरिश्ते को बड़ी करीब से देख लेते हैं। जिन और चुड़ैलों को भी देख लेते हैं। मौत का फरिश्ता, अच्छा, कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा बोलना शुरू कर देते हैं, तो अगर उसको मौत ही आ गई है तो फिर तो वो मर गया, उसने बताया नहीं होगा, उसको मौत नहीं आ रही होती ना, मौत किसी और की, या इधर उधर फरिश्ते किसी और की जान लेने आया और उसने उसको देख लिया, उसने उसे देख लिया। और ये जिन्नात को भी कहते हैं, देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा बोलना शुरू कर देते हैं। वैसे आपने कभी किसी कैसे नजर आ जाते हैं? हाँ, मैं डेली जिन के साथ बैठ के प्रोग्राम करती हूँ, मैंने देखा। जिन के साथ नाज़रीन आप समझ गए होंगे। ज़ल्ज़ला आने से कबल कुत्ता या बहुत ज़ोर से भौंकता है या फिर मुश्तिल हो जाता है। वैसे ये बात गधे के लिए भी है कि गधा जब ऊंची आवाज़ में बोल रहा होता है या कुत्ता बोल रहा होता है तो वो उस मखलूक को देख रहे होते हैं जिसे आप और मैं
नहीं देख सकते। ये हल्की सी ये कपकपाहट में या गर्दिश को अपने पंजों से महसूस भी कर लेता है। अच्छा, क्योंकि ये जमीन पर बैठा होता है और जमीन की हल्की सी मूवमेंट, परिंदों के बारे में भी कहा जाता है कि परिंदे भी अगर कोई आफत, कोई आंधी तूफान या ज़लज़ला आने वाला हो तो उसको वक्त से पहले। अच्छा, ये वो जानदार हैं जो कि जो बयान नहीं कर सकते, जो कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो अल्लाह ताला ने इनको इतना बासलाहियत बनाया होता है, इनके अंदर कुछ ऐसी सेंसेस हैं जिनको पहले ही पता चल जाता है। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि बच्चे स्कूल जाने के बावजूद ट्यूशन की ज़रूरत उन्हें क्यों पेश आती है, इतनी भारी स्कूल की फीसें देने के बावजूद छुटकारा किस तरह से मुमकिन है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, जहाँ पर ये बात की जाती है कि तालीम की अहमियत पर जोर दिया जाए, गवर्नमेंट को भी जगाया जाए, बच्चों को अवेयरनेस दी जाए, पेरेंट्स को दी जाए, वहीं पर हम देखते हैं कि जो हमारी तालीम का मयार है वो गिरता ही चला जा रहा है। तालीम के बगैर कोई भी कौम बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब नहीं देख सकती है। इसी तरह पाकिस्तान में भी करोड़ों बच्चे वैसी ही तालीम से महरूम हैं, स्कूलों में नहीं जा पाते, और उसके बाद जो स्कूलों में जा पाते हैं उनको फिर ट्यूशन भी दरकार है। उन्हें अलग से घर में पढ़ाना या ऐसे ट्यूशन में भेजना बड़ा ज़रूरी हो गया, अदरवाइज बच्चे कामयाब ही नहीं हो पाते। बिल्कुल। नोमान मलिक साहब, करियर काउंसिलर, हमारे साथ मौजूद हैं। इस मामले पर हम आपकी माहिराना राय जानना चाहेंगे। आपको वेलकम कहेंगे पहले तो पाकिस्तान मॉर्निंग में। और भारी भरकम फीसें देने के बावजूद बच्चों को ट्यूशन भेजना पड़े, किसकी नाकामी है नोमान भाई? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपके प्लेटफॉर्म का बहुत खूबसूरत मॉर्निंग शो जारी और सारी रहता है और हम देखते रहते हैं इसे गाहे बगाहे। अच्छा, ये ऐसा है सर कि जो ये मामला है ना, वो है पेरेंट्स की अदम तवज्जो के मरकज़ जो बच्चे बन जाया करते हैं ना, ये वहाँ से मामला शुरू होता है कि भारी भरकम हम वो फीस भी अदा करते हैं, उसके बाद ट्यूशन का जो सहारा बच्चे को लेना पड़ता है। वो ऐसा नहीं है कि वो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। कुछ बच्चे, इसमें दो तरह के केसेस हैं जो कि देखने में आए हैं रिसर्च पे जो हमने तहकीक की है। एक तरह का केस ऐसा है कि बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन वो वालिदैन की भी तवज्जो चाहता है, लेकिन जब वो स्कूल से घर जाता है तो वालिदैन अपने काम काज में मसरूफ़ हुआ करते हैं, जिसकी बिना पे बच्चे को मुकम्मल तवज्जो नहीं मिलती। फिर वो इसरार करता है कि कोचिंग सेंटर, मुझे कोई ट्यूटर हायर कर दिया जाए या ट्यूशन सेंटर। आपने पेरेंट्स की अदम तवज्जो की तो बात कर ली, लेकिन साथीज़ा का कितना किरदार है इसके अंदर? क्योंकि जो बच्चा अगर स्कूल में होमवर्क मुकम्मल करके आएगा, अपना पढ़ के आएगा, उसे अच्छे से समझा दिया जाएगा तो उसको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे पेरेंट्स तो पढ़े लिखे ही नहीं है, वो क्या तवज्जो दे भी लेंगे तो क्या पढ़ा सकेंगे? साथीज़ा का तो इसमें बहुत अहम रोल है। देखिए, माँ की गोद के बाद असातिज़ा ही एक स्टैब्लिश करता है एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को, तालिब इल्म को, कि ये नहीं कि अगर क्लास के अंदर कम बच्चों की तादाद भी है तो असातिज़ा का ये फ़र्ज़ हुआ करता है, फ़र्ज़ बन जाया करता है कि वो बच्चों को उसी तरह पढ़ाए जैसे वो एक 50 या 60 साल की तादाद को पढ़ाता है। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है कि पहली जिम्मेदारी तो मेरे ख्याल में स्कूल और कॉलेजेस को अदा करनी चाहिए। अच्छा, ये तो है वो बच्चे जो कि बड़ी क्लासेस में आ गए, वो बच्चे जो कि अभी स्टार्ट है जिनका तालीम हासिल करने का, उन्हें भी इतने भारी भरकम उनके ऊपर बोझ डाल दिया जाता है। और स्कूल और कॉलेजेस जो टीचर्स जिम्मेदारी वहाँ पे अदा नहीं कर रहे, यकीनी तौर पे उन्हीं को ट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बजा है। इसमें सम टाइम ऐसा होता है कि बच्चे की जो साइकोलॉजिकल चीज़ है ना, कि वो कुछ चीज़ें पिक नहीं कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि वो उसे करना नहीं चाहता, कुछ उसको समझ नहीं लग रही होती है। और ये जो स्कूल्स का मामला है ना, ये ऐसा है, ये स्टेटस सिंबल बन गई है, ये शिद्दत इख्तियार कर गई है ये सिचुएशन। वो बच्चा जब पिक नहीं कर रहा होता तो वो फिर एक ये ट्यूशन सेंटर अगर बात की जाए ना, ये भी स्टेटस मैं फिर ये बात करूँगा कि सिंबल बन गया कि अब बताया जाता है कि जी बच्चे को ट्यूटर पढ़ाने आता है, या वो बच्चा फ़लाँ ट्यूटर से पढ़ता है, फ़लाँ ये सेशन में जाता है, कोचिंग सेंटर में जाता है, ट्यूशन सेंटर में जाता है। तो ये एक सिंबल बन गई है हमारे मुआशरे की। बच्चे अगर पिक नहीं कर रहा तो उसके लिए कोचिंग सेंटर या ट्यूशन सेंटर जो है वो ज़रूरी हुआ करते हैं। उसकी वजह यह है कि इस बुनियाद पे बच्चे को जो एक तो तवज्जो चाह रहा होता है, एक तो उसकी जो उस सब्जेक्ट पे महारत है वो हासिल करना चाह रहा होता है कि इस कॉन्सेप्ट को मुझे समझ नहीं आ रही। स्कूल इसका हल क्या है आपके ख्याल में? इसका हल ये है कि हमें हमारे जो असातिज़ा हैं
उनको बखूबी अपना रोल जो है वो अदा करना चाहिए। क्लास में बार बार पूछना चाहिए बच्चे से, या गाहे बगाहे पूछना चाहिए ड्यूरिंग लेक्चर कि आपको बेटा समझ आ रही है, या अगर ये साथिज़ा का इखलाकी फ़र्ज़ बनता है, उसकी ड्यूटी में शामिल है कि वो बार बार पूछे, क्वेश्चनिंग करे, एक्सरसाइज उसकी जो होती है वो बार बार करवाए, उसको डेली बेसिस पे चेक करे, जिससे बच्चे की जो तवज्जो है वो उसका मरकज़ बना रहे। जिस तरह से जुनैद ने पहले कहा कि जो छोटे बच्चे हैं जिनका अभी समझने का सिर्फ वक्त चल रहा है कि कलरिंग सीखनी है उन्होंने, या उन्होंने अभी ABC के वर्ड सीखने हैं, आपने देखा होगा कि उन बच्चों को भी ट्यूशन भेजा जाता है क्योंकि स्कूल के अंदर उनको पढ़ाया नहीं जाता। हम मुकाबला तो करना चाहते हैं दीगर ममालिक के साथ जो कामयाब कंट्रीज़ हैं, तालीम याफ्ता ममालिक हैं उनके साथ, लेकिन हम कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम हमने इस तरह का बना दिया हुआ है कि हम माफिया के हाथों में लगे हुए हैं, चढ़ गए हुए हैं। स्कूल हैं तो वो इतनी भारी भरकम फीसें ले रहे हैं, बैग बच्चों के किताबों से भरे हुए हैं, ट्यूशन में जाते हैं तो वहाँ पर भारी भरकम फीसें हैं, लेकिन बच्चा फिर भी कंफ्यूज होकर रह गया। स्कूल वालों का पढ़ाने का तरीका कुछ और है, हम देखें तो ट्यूशन के पढ़ाने का तरीका कुछ और है। जी, उसकी वजह यह है कि एक तो सिलेबस हमारा इस तरह का यकसा तालीमी निज़ाम नहीं है, बच्चे को बड़ी कम एज में इतना उस पर बोझ डाल दिया जाता है एक बैग की सूरत में। वो बेचारा क्या क्या करे, वो स्कूल से जब घर जाता है तो घर पे तो उसको कोई तवज्जो का मरकज़ रहता है, फिर वो ट्यूशन सेंटर चला जाया करता है, तो वो सराउंडिंग में ही रहता है बेचारा। वो इसकी वजह यह है कि हम एक तो साथिज़ा भी अपना रोल अदा नहीं करें, और मैं फिर ये बात करूँगा कि पेरेंट्स के पास भी बच्चे के लिए टाइम नहीं है। वो कहते हैं 2.5-3 साल का बच्चा है तो ये बस साथिज़ा की नज़र कर दे। ये खराबी दोनों जानिब से है, ये बड़ी अहम मैं आपको बात बता रहा हूँ। ये एक सिर्फ साथिज़ा का मामला नहीं है, घर की तरफ से भी है। ये पेरेंट्स की अदम तवज्जो का मरकज़ बने रहना, ये उसकी भी शक्ल, उसकी भी नुमाइंदगी पेश करता है। नुमान मलिक साहब, आपको बहुत शुक्रिया। पेरेंट्स हों या साथिज़ा हों या तालीमी इदारे हों, सबको अपना अपना किरदार, अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी ताकि जो हमारा मुस्तकबिल है, हमारे बच्चे वो न सिर्फ अच्छी तालीम हासिल कर सकें बल्कि उनके ऊपर जो बोझ है स्कूलों के बाद ट्यूशन जाने का, इससे भी उनका छुटकारा मुमकिन हो सके। तो आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।